चैप्टर 2461 टू 2470। यह स्वर्गीय फीनिक्स झील के लिए विशेष रूप से सच था, जहां कई उत्कृष्ट नायक एकत्र हुए थे। कई भगवान, जो शायद ही कभी खुद को दिखाते थे, अब गतिविधि से हलचल कर रहे थे, जैसे कि वे एक सुपरमार्केट में पहुंचे हों। ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस अवधि के दौरान आए हैं, विशेष रूप से स्वर्गीय फीनिक्स मैडन के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो उसके लिए आए हैं। यह सच है, स्वर्गीय फीनिक्स रक्त रेखा में केवल दिव्य फीनिक्स मैडन ही बचा है। जो कोई भी सेलेस्टियल फीनिक्स मैडन से शादी करता है, उसे उम्मीद है कि वह स्वर्गीय फीनिक्स रक्त रेखा के रक्त को अपनी सेना में विस्तारित करेगा। कोई सोच सकता है कि कितने लोग इस मामले को देख रहे हैं। हलचल भरी भीड़ के बीच एक सुंदर और तेजतर्रार आदमी वहां खड़ा था। उसकी अभिव्यक्ति अतुलनीय रूप से शांत थी। देखो, क्या वह स्वर्ग विकास संप्रदाय के युवा गुरु जू शोहुआ नहीं है? हालांकि स्वर्ग विकास संप्रदाय एक दूरस्थ क्षेत्र में स्थित है, उनकी ताकत खराब नहीं है। जू शाओहुआ अपना नाम बनाने के लिए अनगिनत लोगों को मार सकता है। उसकी ताकत बेहद मजबूत है। उद्धरण चिन्ह। बेशक, वास्तव में जू शोहुआ की ताकत और प्रतिष्ठा लंबे समय से असंख्य दुनिया में प्रसिद्ध रही है। हालांकि वह हमेशा ईश्वर दफन स्टार महासागर में लड़ता रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस मामले में व्यक्तिगत रूप से आएंगे। बेशक, उसे व्यक्तिगत रूप से आना चाहिए। अब जो लोग आए हैं उनमें से कौन सरल है? यदि वह व्यक्ति में आता है तो उसे केवल पीट कर मार डाला जाएगा। यदि वह व्यक्ति में आता है तो भी मैं यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि वह आ सकता है। जीतना। ये जिवेन ने देखा और 88 मजबूत पुरुषों के समर्थन में एक उड़ती हुई पालकी को आसमान से उतरते देखा। पालकी बहुत बड़ी थी और देखने में महल जैसी थी। इस पालकी के ऊपर काले बालों वाला एक युवक बैठा था। उसकी आंखें चाकू की तरह तेज थीं और उसकी आभा भयानक थी। दूर से देखने पर इसने लोगों को झकझोर कर रख दिया। हालांकि ऐसे एक से अधिक व्यक्ति थे। दूरी में एक बैंगनी सुनहरी लकड़ी का ताबूत शून्य से टूट गया और सीधे स्वर्गीय फीनिक्स झील में प्रवेश कर गया। वह ताबूत कौन है? क्या भयानक आभा है, एक देवता ने कांपते हुए कहा। जब ताबूत शून्य से टूट गया और उसके ऊपर से गुजरा तो केवल आभा ने ही उसे ढहा दिया। यह बहुत मजबूत था। वह स्वर्गीय लाश संप्रदाय की छिपी हुई लाश है। मैंने इस नाम को पहले सूची में देखा था। वह बहुत मजबूत है। धिक्कार है, यह वास्तव में वह छिपी हुई लाश है। अफवाह यह है कि उनका शरीर दसियों हजार साल पहले एक देवता की मृत्यु के बाद स्वर्गीय शव संप्रदाय द्वारा पाया गया था। 100,000 साल पहले आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने तक वे गुप्त रूप से उसकी खेती कर रहे थे। यह केवल 100,000 साल है, लेकिन वह पहले से ही इतना मजबूत है। बहुत से लोग इस संप्रदाय के उल्लेख पर एक ठंडी सांस लेने से खुद को रोक नहीं सकते थे। इस संप्रदाय में ज्यादा लोग नहीं थे, लेकिन वे सभी बहुत मजबूत थे। उनके शिष्य विभिन्न जातियों से आए थे और वे इन जातियों के देवताओं की लाशें थीं जो मर चुके थे और चेतना प्राप्त कर चुके थे। उन्होंने राजा श्रेणी के विशेषज्ञों की लाशें भी पाईं और उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए पाला। यह बहुत भयानक था। हालांकि स्वर्गीय लाश संप्रदाय कई संप्रदायों और जातियों के पक्ष में एक कांटा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके कई पूर्वजों को स्वर्गीय शव संप्रदाय द्वारा ले जाया गया था और लाश में बदल दिया गया था। देवताओं के लिए यह सबसे अस्वीकार्य परिणाम था। यह एक अपमान था। इसलिए ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जिन पर स्वर्गीय शव संप्रदाय की अच्छी छाप थी। हालांकि यह कोई मायने नहीं रखता कि कितने बाहरी लोग हैं। अंतिम चैंपियन हमारा प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड होगा। इन बाहरी लोगों से निपटने के लिए हमारे प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के कई अद्वितीय पात्र बंद दरवाजे के प्रशिक्षण से बाहर आ गए हैं। यहाँ तक फैंग भी जिहाओ एकांतवास से बाहर आ गया है। वह अपनी पीढ़ी का अजेय अस्तित्व हुआ करता था। वह कभी भी स्वर्गीय फीनिक्स के खून को लीक नहीं होने देगा। प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के कुछ लोगों ने गुस्से से कहा। फीनिक्स रेस के एक सदस्य के रूप में वे स्वर्गीय फीनिक्स की रक्त रेखा को तब तक बाहर नहीं आने देंगे जब तक कि यह संभव हो। हर कोई बाहरी लोगों के साथ गठजोड़ नहीं करना चाहता था। मैंने सुना है कि कुछ प्राचीन बड़े शॉट्स कुरपुर्स रोड की तैयारी कर रहे हैं। उनमें से कुछ कुकर्मी भी प्रकट हुए हैं। यह असंभव है। क्या वे दुष्ट कुरफुरस्ट रोड की तैयारी नहीं कर रहे हैं? केवल 1000 साल कैसे पर्याप्त हो सकते हैं? उनके पास अभी भी भाग लेने का समय है। यह भी संभव है कि वे अवतार हों। वे पापी अवतार होते हुए भी अत्यंत भयानक हैं। इस मामले में सभी बलों की दिलचस्पी नहीं थी। कई फोर्सेस के एक्सपर्ट्स ने सिर्फ उनके क्लोन भेजे थे। वे जीतने के लिए दृढ़ नहीं थे। वे सभी अपने वास्तविक शरीर के साथ नहीं आए थे। हालांकि उनमें से कुछ ही अपने वास्तविक शरीर के साथ आए थे। और यह सबको चौंका देने के लिए काफी था। इन लोगों में से किसी एक का दिखना हर किसी को हैरान करने के लिए काफी था। हालांकि सभी एक साथ आए थे। हर कोई चकाचौंध था। उन्हें नहीं पता था कि कहाँ देखना है। सब जोश से चर्चा कर रहे थे। ये जिवेन शांत रही। आओ चाओजोंग आ गया है। अचानक कोई चिल्लाया। उसने आसमान से उतरती एक शानदार गाड़ी देखी। बग्घी पर दर्जनों बलवान खड़े थे।
ये सभी ड्रैगन रेस के विशेषज्ञ थे। उन्होंने बीच में एक आदमी को ऐसे घेर लिया जैसे चांद को तारे घेरे रहते हैं। एओ चाओजोंग नहीं तो और कौन हो सकता है यह आदमी? ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह आदमी एओ चाओजोंग था। हालांकि वह अपने पिछले अवतार से अलग था। वह इस बार अपने असली शरीर के साथ आया था, और उनके अवतार की तुलना उनके वास्तविक शरीर से नहीं की जा सकती थी। वह बड़े जोश में था। उसे विश्वास था कि वह अजेय है। वह एक अनुपम हस्ती थे। यहाँ तक एओ चाओजोंग भी आ गया है। ये जिवेन अभी तक क्यों नहीं दिखाई दी? किसी ने अचानक ये शिवेन का जिक्र किया। बहुत से लोग हंगामा कर रहे थे। इस बार ये जिवेन और एओ चाओजोंग के लिए बहुत से लोग आए थे। ये जिवेन सेलेस्टियल फीनिक्स मैडन का नामात्र का पति था। हालांकि उनके पास इस तथ्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि प्राचीन फीनिक्स दायरे ने सेलेस्टियल फीनिक्स मैडन के लिए एक नए पति की भर्ती की थी। यह सेलेस्टियल फीनिक्स मैडन के चेहरे पर मौके पर थप्पड़ मारने के बराबर था। यह बस एक आदमी की गरिमा पर कुठाराघात था। ये जिवेन किस तरह का व्यक्ति था? पहले शायद कई लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उसके बाद कई लोग उनके बारे में पता करने गए। जब से ये जिवेन प्रमुखता से उठे, वे जानते थे कि वह एक अधर्मी स्वामी थे। जब वह अभी भी रहस्यमय क्षेत्र में था तो उसने एक चोटी के देवता को भड़काने का साहस किया था। डर शब्द उनकी डिक्शनरी में था ही नहीं। इससे पहले उन्होंने सेलेस्टियल फीनिक्स मैडन के लिए प्राचीन फीनिक्स दायरे को थप्पड़ मारा था। उसने आकाशीय फीनिक्स मैडन के पति का खिताब छीन लिया था। हालांकि पुरानी पीढ़ी की नज़रों में उनकी ताकत को बहुत मजबूत नहीं माना गया था, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करना पड़ा कि वह एक कानूनविहीन व्यक्ति भी थे। 100 साल पहले उसने एओ चाओजोंग के अवतार के साथ एक पृथ्वी बिखरने वाली लड़ाई लड़ी थी और उसे मार डाला था। एओ चाओजोंग के अवतार को कई प्राचीन वस्तुओं की नज़र में बहुत मजबूत नहीं माना गया था। कई लोगों में उसे मारने की ताकत थी। हालांकि सिर्फ अवतार को मारना बेकार होगा। यह और भी भयानक एओ चाओजोंग को भड़काएगा, जो दिव्य गुरु के स्तर के असीम रूप से करीब था। सेज प्लेन के दिव्य मास्टर्स सभी सर्वोच्च व्यक्ति थे जिन्होंने अपने अपने गुटों में महान अधिकार का इस्तेमाल किया। राजा रैंक वाले दुर्जय मार्शल कलाकारों ने शायद ही कभी अपने संप्रदायों के दिन प्रतिदिन के कार्यों में हस्तक्षेप किया हो। सब कुछ दैवीय मास्टर्स द्वारा नियंत्रित किया जाता था और वे मूल रूप से विभिन्न राजा रैंक वाले संप्रदायों के ऊपरी सोपानक थे। एओ चाओजोंग ने केवल कुछ वर्षों के लिए खेती की थी, लेकिन वह पहले से ही उस स्तर के बहुत करीब था। यह वाकई हैरान करने वाला था। इसके अलावा भले ही वह एओ चाओजोंग को मार सकता था, लेकिन वह ड्रैगन द्वीप को अपमानित नहीं कर सकता था। ज्यादातर लोग पीछे हट जाएंगे। हालांकि ये शिवेन नहीं जानती थी कि डर क्या होता है। उसने लोगों के चेहरों पर थप्पड़ मारे और बिना किसी हिचकिचाहट के उन्हें मार डाला। उसी समय उसने प्राचीन फीनिक्स दायरे और ड्रैगन द्वीप की दो प्रमुख ताकतों को नाराज कर दिया था। बहुत से लोग एक अच्छा शो देखने की मानसिकता के साथ आए थे और अगर चीजें हाथ से निकल गईं तो बुरा नहीं माना। इन शक्तिशाली शख्सियतों का सामना करने पर उनके जैसा कानूनविहीन व्यक्ति क्या करेगा? हालांकि कुछ लोग यहाँ लगभग 1 महीने से इंतजार कर रहे थे और उन्होंने अभी भी एक शिवेन को दिखाई नहीं दिया था। मार्शल आर्ट प्रतियोगिता शुरू होने में लगभग समय था और उसका अभी भी कोई अता पता नहीं था। यह उनके कानूनविहीन और निडर होने की धारणा से पूरी तरह अलग था। बात बस इतनी थी कि वे नहीं जानते थे कि जिस व्यक्ति के बारे में वे बात कर रहे थे वह पहले से ही उनके बीच था और उसे अभी अपना चेहरा दिखाना बाकी था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह डर गया हो? किसी ने अनुमान लगाया। वह कैसे संभव है? क्या आपको लगता है कि यह संभव है? अपने अधर्मी चरित्र के साथ अगर वह डरता तो आखिरी बार प्रकट नहीं होता। कहना मुश्किल है। एओ चाओजोंग ने पिछली बार केवल एक अवतार भेजा था, लेकिन अब एओ चाओजोंग व्यक्तिगत रूप से आए हैं। एओ चाओजोंग का उल्लेख नहीं करना, यहाँ कोई भी यादृच्छिक व्यक्ति एक अद्वितीय चरित्र है और यहाँ तक उन राक्षसी प्रतिभाओं के अवतार भी हैं। क्या वह यहाँ आकर अपने प्राण नहीं गंवा रहा है? हो सकता है कि वह पहले दौर में भी न पहुंच पाए हों। 100 साल की ही तो बात है। वह किस प्रकार की प्रगति कर सकता है? 100 साल पहले उसने जो ताकत दिखाई थी उसे देखते हुए अगर उसने दिखाने की हिम्मत की तो वह मर जाएगा। किसी ने 100 साल पहले लड़ाई देखी थी और उसे यह बहुत स्पष्ट रूप से याद था। यह सच है। 100 साल पहले की स्थिति आज की स्थिति से भिन्न है। जब तक वह 100 वर्षों में तेजी से प्रगति नहीं कर सकता। लेकिन यह कैसे संभव है? यह दाव पुष्टिकरण का दायरा है। शायद वह आखिरी पल में दिखाई देगा। किसी ने अविश्वास में कहा। पिछली बार भी उसने ऐसा ही किया था। वह मौत के लिए दिखावटी होना चाहिए। ये शिवेन भीड़ में शर्म से शर्माने से खुद को रोक नहीं सकी। वह अंतिम क्षण में इसलिए नहीं दिखा क्योंकि वह दिखावटी था, बल्कि इसलिए कि वह समय पर लगभग नहीं पहुंच पाया था। वह हमेशा से खेती करता आ रहा था। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था और सबकी अपनी अपनी राय थी। तू जिवेन ने समय देखा और यह वास्तव में समय के बारे में था।
वह झिलमिलाते थंडर सटेप के साथ तुरंत स्काई फीनिक्स झील की गहराई में धराशायी हो गया। वहां एक विशेष वर्ग था और भाग लेने के लिए आने वाले सभी अद्वितीय पात्र वहां इकट्ठे हुए थे। अपना निमंत्रण दिखाने के बाद येक्षिवेन बड़े कदमों के साथ अंदर आया। गहरे बादलों में कुछ आकृतियां एक ऊंचे मंच पर बैठी थीं, जो वर्ग में प्रमुख बलों के अद्वितीय चरित्रों को देख रही थीं। क्या वह मार्शल संप्रदाय का व्यक्ति है जो इस बार आया था? फैंग नांटियन ने येज़िवेन को उच्चतम बिंदु से देखा। पिछले 100 वर्षों में उन्होंने कबीले के नेता के रूप में अपनी स्थिति को स्थिर कर लिया था और बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। ऐसा माना जा सकता है कि उन्होंने प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में स्थिति को पूरी तरह से स्थिर कर दिया था। यह सही है, यह वह है। इस बार मार्शल संप्रदाय के कुल 2 लोग आए हैं। पहला जी रेनवांग है और दूसरा यह व्यक्ति है। दर्ज नाम के मुताबिक इस शख्स को डेडली स्कॉलर बताया जाता है। हमारे लोगों ने उन्हें पहले ही खास तौर पर ऑब्जर्व कर लिया है। उसे गड़गड़ाहट की जादुई शक्ति के साथ एक कृषक होना चाहिए। उसकी साधना सनातन क्षेत्र से ऊपर होनी चाहिए। हालांकि ऐसा लगता है कि उसने अपनी बहुत सारी ताकत छुपा ली है। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने उत्तर दिया। जैसा कि येज़िवेन ने उम्मीद की थी, प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र ये नहीं देख सकता था क्योंकि येज़िवेन मुसीबत खड़ी करने आया था। इसलिए वे बहुत पहले से उस पर ध्यान दे रहे थे। यह अजीब बात है। क्या स्वर्गीय क्षेत्र में हमारे जासूसों को खबर नहीं मिली थी कि येक्षिवेन ने मार्शल संप्रदाय के लिए कोटा में से एक प्राप्त किया हो सकता है? हम उसे इस समय कैसे नहीं देख पा रहे हैं? फैंग नांटियन की भौहें तन गईं। यह उसके द्वारा प्राप्त की गई जानकारी से मेल नहीं खाता। इसने उसे एक मुश्किल स्थिति में डाल दिया। हमने हिडन वैली के कोटा की भी जांच की है। इसमें कोई समस्या नहीं है। यह बहुत संभावना है कि यह एक शुद्ध रक्त कुनपेंग है। कुनपेंग रक्त रेखा शायद ही कभी दुनिया में दिखाई देती है। हालांकि हर बार जब यह होता है तो यह एक अजेय चरित्र होता है जिसके बिना अपवाद। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह हिडन वैली के साथ सहयोग कर रहा है। स्वर्गीय फीनिक्स रक्त रेखा की रक्तरेखा अतुलनीय रूप से महान है। यह 10 महान दिव्य पक्षियों का सिर है और कुनपेंग 10 महान शातिर पक्षियों का प्रमुख है। तो यह स्वर्गीय फीनिक्स रक्त रेखा का अपमान नहीं है। उनके एक साथ हो जाने के बाद हम उनकी संतानों में से एक को हमारे प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड में ला सकते हैं। इस मामले में हम कुनपेंग रक्तरेखा की रक्तरेखा भी प्राप्त करेंगे। यह हमारे प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के लिए भी बेहद फायदेमंद होगा। हालांकि यह हिडन वैली से रिपोर्ट प्राप्त करने वाले से अलग है। ऐसा लगता है कि वह एक अस्थायी प्रतिस्थापन कोटा है। किसी ने नाराजगी से कहा। वह स्पष्ट रूप से हमें नीचे देख रहा है। अगर उसे इस तरह के मामले के लिए आखिरी मिनट में बदला जा सकता है, रहने भी दो। यह अच्छा है कि उसे बदल दिया गया है। शुद्ध खून वाला कुनपेंग किसी भी चीज से ज्यादा ताकतवर होता है। इसके अलावा इस बार कई राक्षसी प्रतिभाएं आई हैं। शुद्ध रक्त वाले कुनपेंग सभी उत्कृष्ट नायकों को दबाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। यह कहना मुश्किल है। फैंग नांटियन ने अपना सिर हिलाया और कहा, हालांकि क्या ऐसा हो सकता है कि जी रेनवांग मार्शल संप्रदाय के जी परिवार से हों? हाँ, जी रेनवांग और मैं एक ही पीढ़ी से हैं। वह उस समय पहले से ही अतुलनीय रूप से चकाचौंध थे। हालांकि वह हमेशा कुरफुर्स्ट रोड के प्रति जुनूनी रहा है, इसलिए मैंने उसे लंबे समय से नहीं देखा है। किसी ने कहा। एक बार जब सम्राट किन ने अपने दाव की पुष्टि की थी, जी परिवार के सम्राट कबीले के एक पूर्वज ने अपने जीवन के साथ उनकी सेवा की थी। उन्होंने सभी दिशाओं में संघर्ष किया था और अपने लिए एक शानदार नाम स्थापित किया था। जी परिवार के सम्राट कबीले के विपरीत, जो अपने पूर्वजों की प्रतिष्ठा पर निर्भर थे, मार्शल संप्रदाय के जी परिवार ने अनगिनत वंशों की खूनी लड़ाइयों पर भरोसा करके अपनी सर्वोच्च प्रतिष्ठा स्थापित की थी। हालांकि भले ही वे दोनों जी कबीले से थे, यह स्पष्ट था कि दोनों पक्ष चिंतित नहीं थे। इसके विपरीत, क्योंकि मार्शल संप्रदाय और डी क्लान के बीच संबंध तनावपूर्ण थे, दोनों पक्षों के बीच संबंध भी काफी तनावपूर्ण थे। तो यह वह है। जी रेनवांग की किंवदंतियों के अनुसार जब वह पैदा हुआ था तो स्वर्ग ने एक फरमान भेजा था जिसमें 2 शब्द मानव राजा थे। वह वास्तव में मानव राजा बनने के लिए पैदा हुआ है। जी परिवार का वंश वास्तव में भयानक है। किंवदंतियों के अनुसार जब जी परिवार के पूर्वज संत सम्राट जुआनयुआन का जन्म हुआ तो स्वर्ग ने एक फरमान भेजा। 2 शब्दों मानव राजा ने सभी जनजातियों को झकझोर कर रख दिया। अब यह जी रेनवांग भी पीछे नहीं है। समय की वजह से अतीत में कई प्रसिद्ध लोग चुप हो गए थे। वे मरे नहीं थे, लेकिन वे अवसर की तलाश में कुरपुर्स्ट रोड के प्रति जुनूनी थे। उस समय वह भी इन लोगों में से एक था। यह सिर्फ इतना था कि दसियों हजार वर्षों के बाद वह अब और नहीं रह सकता था। हालांकि यह कहा जाता था कि वह अवसर की तलाश में था। प्राचीन काल से यह गिनना पहले से ही कठिन था कि वहां कितने अद्भुत लोग थे। हालांकि जो लोग वास्तव में इस अवसर को प्राप्त कर सके वे कुछ ही थे। हाल के दिनों में इस वजह से किसी को दाव हासिल नहीं हुआ था। हालांकि सम्राट किन ने कुरफुर्स्ट रोड में भी प्रवेश किया था, उस समय उन्हें पहले ही राजा की उपाधि से सम्मानित किया जा चुका था और दुनिया को चौंका दिया था।
हालांकि इस वजह से बहुत से लोगों ने सोचा कि उनके दाव का कुरपुर्स रोड से बहुत कम लेना देना है। इसलिए हमेशा से लोग कहते रहे हैं कि कुरपुर्स रोड पर अवसर समाप्त हो गए हैं और इस वजह से किसी के लिए भी दाव हासिल करना असंभव था। इसलिए कई उत्कृष्ट लोग अंततः इसे और अधिक समय तक रोक नहीं सके। एक के बाद एक वे सभी कुरपुर्स रोड पर प्रतियोगिता से हट गए और सीधे सम्मानित राजा के दायरे में कदम रखते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। वह भी उनमें से एक थे। जब कुरपुर्स रोड 2 लाख साल पहले खुला था तो उसने एक बार पहला स्थान प्राप्त किया था और उस समय के सबसे चमकदार लोगों में से एक था। इस बार यहाँ तक वह प्रकट हुआ है, मार्शल संप्रदाय को ईमानदार माना जा सकता है। किसी ने कहा, जी कबीले के वंश ने कई सम्राट पैदा किए हैं, यह काफी महान भी है। यह स्वर्गीय फीनिक्स के वंश का अपमान नहीं करता है। बेशक यह कहना कुछ ज्यादा ही था। यदि यह केवल उन सम्राटों की संख्या पर आधारित था जो उन्होंने यह निर्धारित करने के लिए उत्पादित किए थे कि रक्तरेखा महान थी या नहीं, तो जी कबीले का सम्राट कबीला अपने प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड को पीछे छोड़ने के लिए पर्याप्त था। हालांकि यह मार्शल संप्रदाय के जी कबीले का खून था, फिर भी यह जी कबीले का खून था। इसके अलावा जी रेनवांग की उत्पत्ति वास्तव में असाधारण थी, इसलिए उन्होंने उसे अस्वीकार नहीं किया। उस जीवन चोरी विद्वान के बारे में क्या? फैंग नांटियन पूछे बिना नहीं रह सके। उसने अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस की। आखिर गलत क्या था? उन्होंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था। हालांकि उसे एक बेहोश एहसास था कि उसने कुछ याद किया होगा। उसकी पृष्ठभूमि वास्तव में क्या है? मैं बहुत स्पष्ट नहीं हूँ, किसी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। हर बड़ी ताकत में छिपी हुई प्रतिभाएं थीं जो जनता के लिए अज्ञात थीं। इसलिए चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, सबके बारे में सब कुछ जानना उनके लिए असंभव था। वास्तव में यदि यह प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के किसी बड़े मामले से संबंधित नहीं होता तो इस तरह का छोटा मामला इन बड़े शॉट्स के नियंत्रण में नहीं होता। हालांकि एक बात निश्चित है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जीवेन हैं। इस व्यक्ति की गड़गड़ाहट की तकनीक गहरी है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कई वर्षों तक खेती की है। वह ये जीवेन से पहले से पूरी तरह से अलग है। मुझे लगता है कि एक शिवेन डर सकती है, इसलिए आने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार इस समय और पिछली बार के बीच का अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा है। यह एक बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए अगर यह ये शिवेन नहीं है। संभवतः यह मार्शल संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए। हमारे पास धीरे धीरे उससे पूछताछ करने के लिए बहुत समय है जब तक कि वह ये शिवेन नहीं है। इसके अलावा यह कहना मुश्किल है कि वह चैंपियनशिप जीत सकते हैं या नहीं। इस समय बहुत अधिक राक्षसी प्रतिभाएं हैं, फैंग नांटियन ने कहा। कई बड़े शॉट्स ने एक के बाद एक सिर हिलाया। कई राक्षसी प्रतिभाओं ने इस बार केवल अपने अवतार भेजे थे। यहाँ तक अगर वे अपने असली शरीर के साथ आए होते तो ये बड़े शॉट्स भी चैन से नहीं बैठ पाते। यह बहुत भयानक होगा। आखिरकार कई लोगों की वरिष्ठता उनसे भी अधिक थी। अगर ऐसा है तो बेहतर है कि वह न आए। चलो तुरंत शुरू करते हैं, उसे यह मौका मत दो, फैंग नांटियन ने कहा। इस समय वह अपने दिल की गहराई से ये शिवेन से भी डरता था। ये शिवेन पहले ही 2 बार अपनी योजनाओं में गड़बड़ी कर चुके थे। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वह अभी भी अपनी प्रतिष्ठा कैसे स्थापित कर सकता था? वह बहुत स्पष्ट था कि उसके और फीनिक्स किंग के बीच अभी भी बहुत बड़ा अंतर था। फीनिक्स किंग किस प्रकार का व्यक्ति था? वह टाइटल किंग रियलम पावरहाउस के बीच भी शीर्ष पावरहाउस में से एक था। उनकी प्रतिष्ठा अतुलनीय थी। फीनिक्स किंग 1 मिलियन से अधिक वर्षों से प्राचीन फीनिक्स डोमेन के नियंत्रण में था। यह कहा जा सकता है कि उनकी नींव गहरी थी। यहाँ तक अगर वह हुआ मेघान पर कोई कदम उठाना चाहता है तो उसे उन बलों के समूह पर विचार करना होगा जिन्हें फीनिक्स किंग ने पीछे छोड़ दिया था। नहीं तो वह जीवनसाथी के लिए इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन क्यों करता? फैंग नांटियन बोलते ही उड़ गए। वह कई राक्षसी प्रतिभाओं के सामने आया और कहा, हर कोई, मैं फैंग नांटियन इस बार हमारे प्राचीन फीनिक्स डोमेन द्वारा आयोजित जीवनसाथी के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। फैंग नांटियन ने अपने तेज को प्रकट किया। टाइटल किंग पावरहाउस की जबरदस्ती फैल गई। यहाँ तक वे राक्षसी प्रतिभाएं भी इस क्षण थोड़ी हिल गई थीं। यहाँ तक अगर वे अपने असली शरीर के साथ आए तो वे फैंग नांटियन के लिए एक मैच नहीं होंगे। ऋषि विमान के दिव्य गुरुओं के बीच वे हावी हो सकते थे। हालांकि टाइटल किंग रियलम पावरहाउस की तुलना में अभी भी एक अंतर था। इसके अलावा फैंग नांटियन टाइटल किंग रियलम पावरहाउस के विशेषज्ञ थे। जब तक वे शीर्षक वाले राजा के दायरे से बाहर निकलने का अवसर छोड़ने को तैयार नहीं होंगे तब तक वे तुलना करने में सक्षम नहीं होंगे। निश्चित रूप से इन लोगों के बीच फैंग नांटियन या उससे भी पुराने पीढ़ी के अस्तित्व हो सकते हैं। इसलिए फैंग नांटियन ने हवा निकालने की हिम्मत नहीं की। ये सभी राक्षसी प्रतिभाएं थीं और यह नहीं कहा जा सकता था कि वे कब अचानक भड़क उठें। स्वर्गीय फीनिक्स की रक्त रेखा सबसे महान है। अब केवल स्वर्गीय फीनिक्स लेडी बची है। मैं भी उसे अपनी बेटी के रूप में देखती हूँ और मैं उसके लिए एक अच्छा पति चुनना चाहती हूँ। आप सभी सर्वश्रेष्ठ हैं।
श्रेष्ठ, यदि आप में से कोई विजयी होकर उभर सकता है तो क्या यह एक ऐसी कहानी नहीं होगी जो युगों युगों तक सुनाई जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपनी क्षमताओं को नहीं छिपाएंगे। अपना सब कुछ दे दो और यह लड़ाई सब कुछ तय कर देगी। फैंग नांटियन ने भीड़ की ओर देखा। फैंग नांटियन के बोलने के बाद उन्होंने एक मुहर पर चुटकी ली और एक गड़गड़ाहट की आवाज आई। आकाश में एक विशाल द्वार दिखाई दिया और यह एक अज्ञात दुनिया में ले गया। यह दुनिया का एक टुकड़ा है जिसे हमारे प्राचीन फीनिक्स दायरे ने एकत्र किया है। हमने इसमें 10 टोकन दफन कर दिए हैं। जो व्यक्ति इन टोकनों को प्राप्त करता है वह स्वचालित रूप से अंतिम क्षेत्र में ले जाया जाएगा। इसे प्रारंभिक चयन माना जाता है, फैंग नांटियन ने बेहोश होकर कहा। भीड़ में भगदड़ मच गई। कुल मिलाकर 10 ही स्थान थे, लेकिन 200 से अधिक लोग मौजूद थे। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक 20 लोगों के लिए केवल एक टोकन था। इस तरह के उन्मूलन दर को भयानक कहा जा सकता है। जिन लोगों के पास रीगल संप्रदाय के प्रतिनिधि बनने का अवसर था वे बिना किसी अपवाद के उत्कृष्ट प्रतिभाशाली थे। फिर भी प्रारंभिक चयन में उन्हें इतनी भयानक उन्मूलन दर से गुजरना पड़ा। कोई कल्पना कर सकता है कि शेष सभी लोग राक्षसी प्रतिभा वाले थे। उत्कृष्ट नायकों में भी खलबली मच गई। उन्होंने सोचा था कि निश्चित रूप से एक प्रारंभिक चयन होगा और फिर एक अर्ध चयन होगा। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पहले प्रारंभिक चयन से केवल 10 लोगों को छोड़कर 90% लोगों को खत्म कर दिया जाएगा। इन आत्मविश्वासी राक्षसी प्रतिभाओं के लिए भी इस तरह की उन्मूलन दर बहुत अधिक थी। आखिरकार ये प्रतियोगी बिना किसी अपवाद के सभी अद्वितीय राक्षसी प्रतिभाएं थीं। इसलिए किसी को भी पूरा भरोसा नहीं था कि वे उन सभी को हरा पाएंगे। प्रकाश की ये किरणें आपको इस दुनिया में भेज देंगी। यह एक अनिश्चितकालीन प्रसारण है। आप शीर्ष 10 पदों के लिए लड़ सकते हैं या नहीं यह उस समय आप पर निर्भर करेगा, फैंग नांटियन ने कहा। फिर आकाश से प्रकाश की किरणें गिरी और सभी उत्कृष्ट प्रतिभाओं को ढंक लिया। सभी ने फैंग नांटियन के शब्दों का विरोध नहीं किया। उन्होंने प्रकाश की किरणों को उन्हें उस दुनिया में ले जाने दिया। ये ज़िवेन कोई अपवाद नहीं थी। उसने प्रकाश के द्रव्यमान का लाभ उठाया और उस दुनिया में प्रवेश किया। यह एक बहुत बड़ी दुनिया थी। उसने अपनी दिव्य भावना को मिटा दिया और पाया कि 10,000 मील के दायरे में उसके आसपास कोई दिखाई नहीं दिया। ऐसा लग रहा था कि यह दुनिया का एक बहुत बड़ा टुकड़ा था। वास्तव में यह लगभग एक छोटी सी दुनिया के बराबर था। हालांकि एक बार जब यह 10,000 मील की सीमा को पार कर गया तो यह वास्तव में प्रतिबंधित होना शुरू हो गया। यह स्पष्ट था कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र इसके लिए पहले से ही तैयार था। ये ज़िवेन रुका नहीं और तुरंत आगे बढ़ा। सभी को अलग अलग क्षेत्रों में आवंटित किया जाना चाहिए और प्रत्येक क्षेत्र में एक टोकन होना चाहिए। अगर वह चूक गए तो दूसरा मौका नहीं मिलेगा। किसी के हाथ में टोकन सीधे अखाड़े को टेलीपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं था कि किसी को अंत तक लड़ना होगा। आखिरकार यदि इन प्रतिभाओं के बीच एक बड़े पैमाने पर दुर्घटना हुई तो प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र भी परिणाम सहन करने में सक्षम नहीं होगा। तो ज़िवेन ने झिलमिलाहट थंडर स्टेप लॉन्च किया और एक कदम के साथ हजारों मील की दूरी तय की। सारा संसार सूना सूना लगने लगा। दबी हुई तेज आवाजें लगातार गूंजती रहीं। पहाड़, नदियां और सभी जीवित चीजें रहस्यमयी शक्ति की एक परत से ढकी हुई थीं। ये ज़िवेन को नहीं पता था कि यह टुकड़ा किस दुनिया का है। यह उन दुनियाओं से बिल्कुल अलग था जिनका उसने पहले सामना किया था। इस समय बाहर के लोग भी इस संसार में लोगों के अभिनय को देख रहे थे। हालांकि यह दुनिया विशाल और असीम थी, फिर भी प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के पास हमेशा अपनी छवियों को प्रदर्शित करने का एक तरीका था। सबके ध्यान का दायरा स्वाभाविक रूप से अलग था। हालांकि ये 200 लोग सभी अद्वितीय चरित्र थे। वे उनमें से किसी एक को भी छोड़ना नहीं चाहते थे। रास्ते में कई बाधाएं थीं। कई खूंखार जानवर लोगों के लिए बाधा बन गए थे। हालांकि उन्होंने केवल अपने कदमों को थोड़ा रोका। वे 2 लोग लड़ रहे हैं। यह जी रेनवांग और 8 भुजाओं वाला सिल्वर ड्रैगन है। कोई आश्चर्य से चिल्लाया। कुछ दृश्यों के बीच में अद्वितीय प्रतिभा वाला एक युवक 8 भुजाओं वाले एक क्रूर चांदी के अजगर के खिलाफ लड़ रहा था। दोनों पक्षों ने बिना पीछे हटे एक दूसरे पर हमला बोल दिया। वे दोनों अद्वितीय विशेषज्ञ थे। इस बार उनके हमले पृथ्वी को चकनाचूर करने वाले थे। यहाँ तक कि वह संसार भी जिसे प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र ने तैयार किया था उसे सहन करने में असमर्थ होने के संकेत दे रहा था। वे क्यों लड़ रहे हैं? मुझे मत बताओ कि उन्हें अब टोकन नहीं चाहिए, किसी ने संदेह से पूछा। ये अद्वितीय पात्र इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए नहीं आए होंगे। क्या आपने नहीं देखा कि वे व्यक्तिगत रूप से भी नहीं आए हैं? चाहे वह जी रेनवांग हो या 8 सशस्त्र रजत ड्रैगन, वे सभी अपने साथ आए हैं क्लोन। यह सच है। मैंने सुना है कि जब कुरफुर्स्ट रोड 1 लाख साल पहले खुली थी उन दोनों ने एक बार कुरफुर्स्ट रोड में लड़ाई की थी। 8 सशस्त्र सिल्वर ड्रैगन को जी रेनवांग के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ा और उस समय कुरफुर्स्ट रोड से सीधे हट गए।
कोई आश्चर्य नहीं कि इस बार जब उसने जी रेनवांग को देखा तो वह बहुत पागल हो गया था। यह लोगों के अवसरों की बर्बादी है, एक पुराने एंटीक ने स्पष्ट रूप से कहा। उसने कुरपुर्स रोड में हुई चीजों के बारे में भी सुना था, लेकिन वह इसके बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था। जी रेन वैंग मेरी कल्पना से भी अधिक भयानक है। इन 8 सशस्त्र सिल्वर ड्रैगन को ड्रैगन जाति के बीच एक विशेष प्रजाति के रूप में माना जाता है। उनके कई कबीले नहीं हैं, लेकिन उनमें से हर एक पृथ्वी को तोड़ देने वाला अस्तित्व है। वे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों का पालन नहीं करते हैं, और वे ड्रैगन द्वीप के नियमों का पालन नहीं करते हैं। वे स्वतंत्र और निरंकुश हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश गर्म स्वभाव के हैं। वे अपने मूड के आधार पर सिर्फ एक विचार से दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। हाँ, जी रेनवांग वास्तव में कुरफुरस्ट रोड से 8 सशस्त्र सिल्वर ड्रैगन को बाहर निकालने में सक्षम थे। उनकी शक्ति अकल्पनीय है। अब जब दोनों पक्षों के वास्तविक शरीर चले गए हैं, तो डोपेलगैंगर्स अपनी पूरी ताकत से लड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम शक्ल पहले से ही इतने शक्तिशाली हैं, तो असली शरीर कितना मजबूत होगा? कोई पूछे बिना नहीं रह सका। हालांकि हर कोई यह भी देख सकता था कि चाहे वह जी रेनवांग हो या 8 सशस्त्र सिल्वर ड्रैगन, उन्होंने इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की ज्यादा परवाह नहीं की। यह ऐसा था जैसे वे यहाँ किसी काम से निपटने के लिए आए हों। स्वर्ग, इसे शुरू हुए कितना समय हो गया है? पहला विजेता पहले ही प्रकट हो चुका है। सभी ने ऊपर देखा और देखा कि बादलों के ऊपर बैटल रिंग पर पहले से ही एक विजेता मौजूद था। यह एओ चाओजोंग के अलावा और कौन हो सकता है? एओ चाओजोंग के कपड़े साफ थे और ऐसा नहीं लगता था कि वह एक बड़ी लड़ाई से गुजरा है। हालांकि जो लोग वास्तव में अभी उसकी लड़ाई पर ध्यान दे रहे थे, वे बहुत स्पष्ट थे कि एओ चाओजोंग एक बड़ी लड़ाई से गुजरे थे और सफलतापूर्वक टोकन प्राप्त करने से पहले कई विरोधियों को हराया था। इतना मजबूत, इतने सारे शीर्षस्थ विशेषज्ञों में एओ चाओजोंग सबसे अच्छा है। उसने अभी तक अपनी असली ताकत नहीं दिखाई है। वह निश्चित रूप से जीतने के प्रबल दावेदार हैं। जिसके बारे में बोलते हुए एओ चाओजोंग भी पिछले 100,000 वर्षों में बढ़ते आंकड़ों में से एक है। मैंने सुना है कि उसने इस बार के कुरफुर्स रोड में भाग लेने की योजना बनाई है। किसने सोचा होगा कि उसका असली शरीर यहाँ व्यक्तिगत रूप से आएगा? ऐसा लगता है कि वह स्वर्गीय फीनिक्स रक्त रेखा पाने के लिए दृढ़ है। हर कोई उन नायकों को घूर रहा था और वे सभी चाहते थे कि उन्हें देखने के लिए कुछ और जोड़ी आंखें मिलें। कुछ लोग जिन पर लंबे समय से ध्यान दिया गया था, वे वास्तव में हत्या की होड़ में चले गए थे। हालांकि कुछ राक्षसी प्रतिभाएं आईं, लेकिन इन राक्षसी प्रतिभाओं ने स्पष्ट रूप से इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के बारे में बहुत अधिक परवाह नहीं की। उनके वास्तविक शरीर सभी दिशाओं में मारने के लिए पर्याप्त थे, लेकिन वे केवल प्रतिरूप थे और वे सभी दिशाओं को दबा नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने इसकी ज्यादा परवाह नहीं की। छिपी हुई लाश भी जीत गई, किसी ने कहा, और पाया कि बादलों के ऊपर लड़ाई की अंगूठी पर एक ताबूत दिखाई दिया था। छिपी हुई लाश ताबूत से बाहर भी नहीं निकली और उसने वास्तव में लड़ाई नहीं की। फिर भी उसने अभी भी कई मजबूत विरोधियों को हराया और एक टोकन प्राप्त किया। उसकी ताकत अथाह है। ऊपर जाने वाला तीसरा व्यक्ति स्वर्ग विकास संप्रदाय का युवा संत जू शाओहुआ था। उन्होंने युद्ध के मैदान में एक शानदार गाड़ी का नेतृत्व किया। लगभग अगले ही क्षण जब जू शाओहुआ युद्ध के अखाड़े में दाखिल हुआ, एक आदमी जिसका पूरा शरीर आग की लपटों से जल रहा था भी युद्ध के अखाड़े में घुस गया। लपटें छंट गईं और एक सुंदर युवक देखा जा सकता था। वह फीनिक्स कबीले फैंग जिहाओ का अद्वितीय व्यक्ति था। उनकी उपस्थिति ने फीनिक्स कबीले के कई विशेषज्ञों के बीच तुरंत हंगामा कर दिया। सौभाग्य से फैंग जिहाओ की उपस्थिति ने उन्हें निराश नहीं किया। हालांकि पहले 3 स्थान दूसरों ने ले लिए थे, लेकिन अंत में वह चैंपियन बनने में सफल रहा। चैंपियनशिप जीतने वाले लोग अपनी अत्याचारी ताकत पर भरोसा करते थे। एक क्षण के अंतर से कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि जिस बात ने उन्हें कुछ चिंतित किया वह यह थी कि फीनिक्स कबीले ने इस बार बहुत सारे लोगों को भेजा था, लेकिन अंत में केवल फैंग जिहाओ ने प्रारंभिक परीक्षा पास की थी और बाकी लोग एक के बाद एक हार गए थे। और इसी समय 5वां व्यक्ति भी प्रकट हो गया था। यह एक अतुलनीय विशाल वृक्ष था जो आकाश से उतरा था। इसका पूरा शरीर सुनहरा था और यह एक सुनहरे पेड़ जैसा दिखता था। यह एक दिव्य लकड़ी बिजली घर था और बाहरी दुनिया में भी उनका एक शानदार नाम था, हीरे की लकड़ी। वह मानव रूप में भी परिवर्तित नहीं होना चाहता था और सीधे अपने मूल रूप में प्रकट हुआ। हालांकि उनकी ताकत अभी भी कुछ ऐसी नहीं थी जिसे कोई नीचे देखने की हिम्मत करे। डायमंड वुड को एक अविनाशी लकड़ी के रूप में जाना जाता था और सहज रूप से एक अविनाशी शरीर था। डायमंड वुड के बाद 6ठा व्यक्ति जल्दी से प्रकट हुआ। यह वास्तव में जी रेनवांग के अलावा कोई नहीं था, जिसने अभी अभी 8 सशस्त्र सिल्वर ड्रैगन का सिर काटा था। उस लड़ाई को सभी ने देखा था। यह कहा जा सकता है कि आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया था और सूर्य, चंद्रमा और तारे धुंधले हो गए थे। 8 सशस्त्र सिल्वर ड्रैगन में निश्चित रूप से शीर्ष 10 में स्थान पाने की ताकत थी, लेकिन अंत में वह जी रेनवांग द्वारा लगभग कुचल दिया गया था। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था।
जी रेनवांग के वास्तविक शरीर ने एक बार 8 सशस्त्र सिल्वर ड्रैगन के वास्तविक शरीर को भारी नुकसान पहुंचाया था और डोपेलगैंगर्स के बीच लड़ाई अप्रत्याशित रूप से बिना किसी रहस्य के हुई थी। हर कोई जी रेनवांग की ताकत की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। एक बड़ी लड़ाई का अनुभव करने के बाद भी जी रेनवांग अभी भी पकड़ने और छठे व्यक्ति बनने में कामयाब रहे। जो 5 लोग पहले ही आ चुके थे वे भी जी रेनवांग के प्रति काफी सतर्क थे। यह एक भयानक अस्तित्व था और भले ही यह सिर्फ एक हमशक्ल था, यह हर किसी को एक बड़ा दबाव देने के लिए पर्याप्त था। जी रेनवांग के बाद 7वां व्यक्ति जल्दी से प्रकट हुआ और एक विशाल क्रूर पक्षी ने आकाश से उड़ान भरी। कुनपेंग। मौजूद कई लोगों में भगदड़ मच गई। हर कोई नहीं जानता था कि एक कुनपेंग आया था। कुनपेंग की किंवदंती स्वाभाविक रूप से कहने की जरूरत नहीं थी और प्राचीन दानव गुरु की किंवदंती अभी भी एक किंवदंती थी। हालांकि प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय के पतन के बाद से कुनपेंग की रक्तरेखा शायद ही कभी दिखाई दी और किसी ने भी यहाँ शुद्ध रक्त वाले कुनपेंग को देखने की उम्मीद नहीं की थी। इस खूंखार पक्षी का शरीर शत्रुता से भरा हुआ था और इसकी रक्त रेखा से आने वाली शक्ति चौंकाने वाली थी। सभी ने इसकी परवाह नहीं की क्योंकि कुनपेंग शीर्ष 10 क्रूर पक्षियों में पहले स्थान पर था, न कि दिव्य पक्षियों के रैंकों में, क्योंकि कुनपेंग की शत्रुता अतुलनीय रूप से गहरी थी। जैसा कि अधिक से अधिक लोग अखाड़े में दिखाई दिए, ये जिवेन का डेडली स्कॉलर का अवतार अभी भी रास्ते में था, लेकिन वह थोड़ा बदकिस्मत था और समय पर टोकन नहीं पा सका। इतनी उज्ज्वल दुनिया में यहाँ तक देवताओं की दिव्य भावना की सीमा के साथ कम समय में सभी टोकन ढूंढना असंभव था। यह उल्लेख नहीं करना कि सीमा 10,000 मील तक सीमित थी। 10,000 मील अंतहीन लग रहा था, लेकिन यह इस दुनिया में एक घास के ढेर में सुई खोजने जैसा था। स्वाभाविक रूप से यह थोड़ा धीमा होगा। ये शिवेन भी थोड़ा चिंतित महसूस करने लगी। हालांकि उन्होंने अभी भी अपने क्षेत्र में टोकन को जल्दी से ढूंढ लिया। वह सीधे उस दिशा की ओर भागा जहां लड़ाई सबसे तीव्र थी और निश्चित रूप से यह वहां खत्म हो चुकी थी। मध्य हवा में एक टोकन तैर रहा था, लगातार ऊपर और नीचे उछल रहा था। ये जिवेन जल्दी से आगे बढ़ी और 2 लोगों ने उसे तुरंत रोक लिया। यह स्थान पहले ही हमारे अधिपति संप्रदाय द्वारा ले लिया गया है, कृपया रुकें। ये दोनों लोग कोई साधारण लोग नहीं थे। क्या आपको लगता है कि आप एक मछली के तालाब के मालिक हैं और पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेते हैं? हालांकि मैं भी उत्सुक हूं, यहाँ अंडरलिंग लाने की अनुमति क्यों है? तो जिवेन ने उदासीनता से कहा। उन दोनों लोगों के चेहरे भी बहुत भद्दे थे। ये जिवेन के शब्द स्पष्ट रूप से उनका मजाक उड़ा रहे थे। ये सही है, ये शिवेन उनका उपहास कर रही थी। ये 2 लोग बाहरी दुनिया में निश्चित रूप से उत्कृष्ट लोग थे, लेकिन अब वे कुछ अधिपति संप्रदाय के तालाब मास्टर के अंडरलिंग बनने के इच्छुक थे, इसलिए वे निश्चित रूप से अच्छे नहीं दिख सकते थे। इसके बारे में ध्यान से सोचो, यह बाहरी दुनिया के लिए एक सीधा प्रसारण है और तुम्हारे संप्रदाय ने तुम्हें यहाँ भेजा है, इसलिए तुम निश्चित रूप से किसी के अधीनस्थ नहीं हो सकते, ठीक है? तुम वास्तव में अपने संप्रदाय का चेहरा फेंक रहे हो, ये जिवेन ने अस्वाभाविक रूप से कहा। 2 लोगों के चेहरे हरे और सफेद के बीच बारी बारी से घूम रहे थे। अंदर आने से पहले वे भी वीर भावना से भरे हुए थे और सबके सामने अपना नाम बनाना चाहते थे। किसने सोचा होगा कि अंदर आने के कुछ देर बाद ही उन्हें जमीन पर पटक दिया जाएगा? मुझे लगता है कि तुम मौत को दावत दे रहे हो। उनमें से एक युवक था जिसके माथे पर 2 लंबे सींग थे। ये शिवेन को नहीं पता था कि वह किस जाति का था। हालांकि उसने अचानक अपने माथे से एक लंबा सींग निकाला और उसे भाले की तरह ये शिवेन की ओर फेंक दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो ये शिवेन को एक पल में मारना चाहता था। वह पहले से ही अपमान के कारण पूरी तरह से क्रोधित था। डांग। यह लंबा हॉर्न सीधे नीचे गिरा और ये शिवेन के सामने 3 फीट की दूरी पर गिरा, लेकिन यह न तो आगे बढ़ सका और न ही पीछे हट सका। यह ये जिवेन के दिव्य शरीर में बिल्कुल भी छेद नहीं कर सका। केवल इस स्तर, कोई आश्चर्य नहीं कि आप केवल किसी के अधीनस्थ हो सकते हैं। ये जिवेन के शब्द जरा भी नर्म नहीं थे, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल भी धीमे नहीं थे। एक बिजली का भला सीधे संघनित हो गया और अतुलनीय रूप से उज्ज्वल, लगातार गड़गड़ाहट की आवाज के साथ फूट पड़ा और फिर जमकर बमबारी की, तुरंत लंबे सींग वाले युवक को छेदते हुए उसे पूरी तरह से जमीन पर गिरा दिया। केवल एक झटके से उन्होंने एक शाश्वत क्षेत्र के गुरु को हरा दिया। ऐसी स्थिति ने दुनिया के अंदर और बाहर सभी को झकझोर कर रख दिया। दूसरा युवक पूरी तरह से चौंक गया और मुंह में लार निकल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये शिवेन इतना भयंकर होगा। ऐसा लगता था कि उसने अभी अभी शाश्वत क्षेत्र में कदम रखा था, लेकिन वह एक शाश्वत क्षेत्र के स्वर्गीय चरण के मास्टर को जमीन पर गिराने और संघर्ष करने में सक्षम था। इस समय उन्होंने केवल असहायता की गहरी भावना महसूस की। वे सभी अपने अपने संप्रदायों के जीनियस थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि यदि वे यहाँ हावी होना चाहते हैं तो केवल जीनियस होना ही काफी नहीं है। आपको एक राक्षस होना ही था, तभी यह संभव हो पाएगा। उसके सामने शायद वही था जो अधिपति सम्राट संप्रदाय से था। वे दोनों राक्षस थे। दोस्त, तुम्हें ऐसा क्यों बनना है? हमें भी दूसरों ने सौंपा था।
वह कहे बिना नहीं रह सका। मैं आपके लिए चीजों को कठिन बनाने के लिए बहुत आलसी हूं, मेरे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो अगर बाद में तुम मेरे हाथों मर जाओगे तो कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। येज़िवेन ने बेहोशी से कहा, लंबे सींग वाले युवक के शरीर से बिजली का भाला खींचकर और खून के छींटे। जब उन दोनों ने यह दृश्य देखा तो वे और अधिक देर रुकने का साहस कैसे कर सकते थे। वे जल्दी से भाग गए। इस बार उन्होंने अपना सारा चेहरा खो दिया था। उन्होंने न केवल अपना नाम कमाया बल्कि वे किसी और के पिछले गोभी बन गए थे। अगर यह खबर वापस फैलती तो कोई भी सोच सकता था कि यह कितना बड़ा सदमा होगा। हालांकि यहाँ बहुत सारे राक्षस थे और आम लोगों के जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने येशिवेन को घृणा से भी देखा। उन दो राक्षसों को लड़ने दो, वे शामिल नहीं होना चाहते थे। इस समय येज़िवेन दौड़कर आया, केवल यह देखने के लिए कि वानर कबीले के एक विशेषज्ञ ने सभी प्रतियोगियों को हरा दिया था और उसका हाथ टोकन लेने ही वाला था। झा, हवा के माध्यम से टूटने की एक बड़ी आवाज आई और भाले की तरह एक बिजली उसके हाथ की ओर फिसल गई। उनका कौशल बेहद तेज था और वह महत्वपूर्ण क्षण में चकमा दे गए, बिजली के भाले से बचते हुए। कौन मेरे खिलाफ साजिश करने की हिम्मत करता है? वानर कबीले का विशेषज्ञ अचानक उग्र हो गया और उसकी टकटकी हट गई, केवल यह देखने के लिए कि वह व्यक्ति वास्तव में एक इंसान था, और वह और भी उग्र हो गया। शाश्वत क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में एकमात्र मानव, अधिकांश मध्य चरण में उसे भड़काने की हिम्मत की, यह बस मौत को बुलावा दे रहा था। उनका फिगर जोरदार था और उन्होंने आसमान से नीचे झपट्टा मारते हुए सैकड़ों फीट की छलांग लगाई। उसके हाथ में एक लोहे की छड़ दिखाई दी और एक तेज रॉड के साथ वह येशिवेन की ओर टूट गई। येज़िवेन ने उसे गड़बड़ नहीं करने दिया और सीधे एक हाथ से रॉड को रोकते हुए आगे बढ़ गया। होंग, तेज आवाज के साथ तीव्र चमक, झिलमिलाहट, एक असीम ऊर्जा ज्वार की स्थापना। वानर कुल के इस विशेषज्ञ की ताकत बहुत शक्तिशाली थी। वह लगभग किसी का भी सफाया कर सकता था। उनके कर्मचारियों ने आसमान को नीचे गिरा दिया था। हालांकि येशिवेन बिल्कुल भी नहीं हिली। इसके बजाय उन्होंने इस हमले को अद्भुत ताकत से झेला। वह व्यक्ति कौन है? वह वास्तव में युआन होंग के हमले को रोकने में सक्षम था, किसी ने हैरानी से पूछा। येज़िवेन की तुलना में वह वानर जाति विशेषज्ञ बहुत प्रसिद्ध था। वह युआन होंग एक बहुत ही रहस्यमय संगठन से लगता है। इस संगठन में ज्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन उनमें से हर एक अभिजात वर्ग है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस संगठन ने हमेशा बंदर जाति के विशेषज्ञों की भर्ती की है। वे अन्य जातियों के विशेषज्ञों के लिए एक नज़र भी नहीं छोड़ते। किसी ने याद किया और कहा, आह, यह सही है। 1,00,000 साल पहले कुरपुर्स रोड पर युआन होंग का प्रदर्शन पहले से ही बहुत आकर्षक था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जीवनसाथी के लिए वह भी इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेंगे। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र ने वास्तव में बहुत प्रयास किया है। हालांकि युआन होंग को एक हमशक्ल होना चाहिए, न कि उसका असली शरीर। अन्यथा वह एक टोकन कैसे जब्त नहीं कर सकता था। उद्धरण चिन्ह। आप कौन हैं? युआन होंग ने देखा कि येज़िवेन का सिर एक वार में नहीं काटा गया था और उसे थोड़ा अजीब लगा। यह बहुत दुर्लभ था और यह ध्यान देने योग्य विशेषज्ञ था। घातक विद्वान, येज़िवेन ने उदासीनता से कहा। युआन होंग का रंग गुस्सैल हो गया। यह स्पष्ट रूप से एक उपनाम था और वह अपना असली नाम बताने को भी तैयार नहीं था। उसने यूं ही युआन होंग को अपनी आंखों में नहीं डाला। मुझे परवाह नहीं है कि आप डेडली स्कॉलर हैं या नहीं। आपने मेरा टोकन छीनने की हिम्मत की है, केवल मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। युआन होंग ने ठंडेपन से कहा। बस एक हमशक्ल, और तुम इतना घमंडी होने की हिम्मत करते हो। येज़िवेन ने ठंडेपन से कहा, मैं आपको अन्य टोकन को अभी जब्त करने की सलाह देता हूं। अन्यथा यदि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है तो आपके पास कोई हिस्सा नहीं होगा। अहंकारी, एकमात्र कनिष्ठ मेरे सामने अभिमानी होने की हिम्मत करता है, युआन होंग ने ठंडेपन से कहा। उसके नाम ने 1,00,000 साल पहले ही दुनिया को हिला दिया था और येज़िवेन उस समय भी अज्ञात था। स्वाभाविक रूप से वह उसके साथ तुलना करने के योग्य नहीं था। आप केवल अपनी वरिष्ठता पर भरोसा कर सकते हैं। लंबे समय तक साधना करने के अलावा आपके पास कोई अन्य योग्यता नहीं है। येज़िवेन ने उपहास किया और एक तेज गड़गड़ाहट के कदम के साथ उसका पूरा शरीर बिजली की एक गेंद में बदल गया और तुरंत टोकन के सामने दौड़ पड़ा। मौत को प्रणाम। युआन होंग अचानक उग्र हो गया। येज़िवेन एक आश्चर्यजनक हमला कर रहा था और उसे अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। उसने सीधे लोहे की छड़ को अपने हाथ में ले लिया और शून्य बिखर गया। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच दैवीय शक्ति हिंसक रूप से बढ़ी और फट गई। जिन लोगों को युआन होंग ने पीटा था वे जल्दी से चिल्लाए और सभी दिशाओं में भाग गए। यह शक्ति बहुत भयानक थी और युआन होंग के क्रोध के प्रभाव में उसकी ताकत भयावह थी। येज़िवेन घायल हो गया था और एक लंबा हलबर्ट दिखाई दिया। बिजली की रोशनी ने एक गड़गड़ाहट वाले अजगर को ट्रिगर किया और सीधे लोहे की छड़ से टकरा गई। बूम! पल भर में परशु मौके पर ही फट गया। यह एक मध्य श्रेणी का दिव्य उपकरण था जिसे येज़िवेन ने पिछले कुछ दशकों में परिष्कृत किया था।
उसके लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था और अपनी पहचान छुपाने के लिए उसने बस एक पूरा सेट बना लिया। थंडर ड्रैगन हेल्बर्ट इस लंबे हेल्बर्ट का नाम था और यह बहुत प्रभावशाली था। दोनों दैवीय उपकरण साधारण नहीं थे और हिंसक टक्कर ने अनगिनत लोगों को पूरी तरह से भयभीत कर दिया। युद्ध देख रहे कई विशेषज्ञ भी इस दृश्य को देखकर दंग रह गए। दोनों के बीच हुई टक्कर बेहद चौंकाने वाली थी। ये जिवेन हो या युआन होंग, दोनों ने आश्चर्यजनक शक्ति का प्रदर्शन किया। युआन होंग केवल एक क्लोन था, लेकिन वह पहले से ही कई अद्वितीय प्रतिभाओं को दबाने में सक्षम था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह 100,000 से अधिक साल पहले का एक प्राचीन राक्षस था। यदि उसका वास्तविक शरीर यहाँ होता तो एक ठंडी खर्राटे एक साधारण अमर स्तर के विशेषज्ञ को गंभीर रूप से घायल करने के लिए पर्याप्त होती। द डेडली स्कॉलर वास्तव में आश्चर्यजनक था, क्योंकि वह वास्तव में युआन होंग के क्लोन से एक ठहराव तक लड़ सकता था। मरना। युआन होंग के रोंगटे खड़े हो गए और एक तेज गर्जना के साथ उसके हाथ में लोहे की छड़ आश्चर्यजनक गति से नीचे गिर गई। वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे और यह बहुत हद तक प्राचीन काल में हिंसक वानरों के कहर बरपाने दृश्य जैसा था। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेल रहा हूँ। ये जिवेन हंसे और सीधे टोकन को कुचल दिया। उसका पूरा शरीर तुरंत प्रकाश की एक गेंद में लिपटा हुआ था और उसे तुरंत बादलों के ऊपर अखाड़े में ले जाया गया। गर्जन। युआन होंग की तेज दहाड़ अभी भी टूटी जगह की दरार से सुनी जा सकती थी। शापित मानव, मैं निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं दूंगा। एक एक करके जो भी वहां पहुंचे थे उन्होंने ये शिवेन की ओर तिरछी निगाहें डालीं। उन्होंने स्पष्ट रूप से युआन होंग की पहचान को पहचान लिया था, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि युआन होंग को उकसाने के लिए उसने किस तरह के तरीके का इस्तेमाल किया था, जहां वह हिंसक गुस्से में आ गया था। विशेष रूप से जी रेन वांग, उन्होंने ये जिवेन को अजीब तरह से देखा क्योंकि उन्हें याद था कि मार्शल संप्रदाय में दो धब्बे थे। एक को उसके हमशक्ल ने ले लिया और दूसरे को इस लाइफ स्टीलिंग स्कॉलर ने। उन्हें इस लाइफ स्टीलिंग स्कॉलर की पहचान के बारे में कुछ अंदाजा भी था। मूल रूप से वह इन जूनियर्स की ज्यादा परवाह नहीं करता था। देवताओं के लिए वे अमर थे और उन्हें वर्गीकृत करने का सामान्य तरीका उनके लिए अर्थहीन था। इसलिए उन्होंने उन्हें वर्गीकृत करने के तरीके के रूप में बस्कुर फर्स्ट रोड का इस्तेमाल किया। जिनकी आयु 100,000 वर्ष से कम थी उन्हें कनिष्ठ माना जाता था, और जो 100,000 वर्ष से अधिक पुराने थे उन्हें प्राचीन वस्तुएं माना जाता था। 2 लाख साल पहले वह पहले ही अगुवाई कर चुका था। मार्शल संप्रदाय में साधारण कनिष्ठ दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे। हर साल बड़ी संख्या में लोग मार्शल संप्रदाय में प्रवेश करेंगे। हालांकि 10,000 वर्षों में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है जो उनकी तुलना कर सके। इसलिए उन्हें इस डेडली स्कॉलर में थोड़ी दिलचस्पी थी। आखिर उन्होंने ही इस शख्स को जगह दी थी। मार्शल संप्रदाय इस मामले को लेकर बहुत उत्साहित नहीं था। किन सम्राट ने अंततः एक नश्वर के शरीर के साथ दाव को प्राप्त किया था, इसलिए उन्होंने हमेशा तथाकथित रक्त रेखा का मजाक उड़ाया था। प्राचीन फीनिक्स दायरे के ड्रैगन द्वीप जैसी केवल एक पतनशील ताकत यह साबित करने नहीं देगी कि वे कितने उत्कृष्ट थे। हालांकि उन्होंने यह भी उम्मीद नहीं की थी कि यह डेडली स्कॉलर वास्तव में शीर्ष 10 में जगह बना लेगा और यहां तक युआन होंग को यहां तक गड़गड़ाहट के साथ लगभग मोहर लगाने के लिए उकसाएगा। ये जिवेन ने चारों ओर नजर डाली और पाया कि वह 8वां व्यक्ति था, न कि अंतिम व्यक्ति। हालांकि उन्होंने जल्द ही किनारे पर खड़े एक विशाल चट्टान की खोज की जो कुछ गर्व और अलग दिख रहा था। हालांकि ये शिवेन अभी भी उसे पहली नजर में पहचान सकता था, भले ही उसका रूप कितना भी बदल गया हो। यह कुनपेंग अतीत से थोड़ा खाने का शौकीन था। उन्हें हिडन वैली के सीनियर्स वापस ले गए थे। ये शिवेन ने उम्मीद नहीं की थी कि वह खाने के इस छोटे से शौकीन को यहाँ फिर से देखेगा। इसके अलावा यह पहले से ही इस हद तक बढ़ गया था। शुरू में वह छोटे कुनपेंग को एक आध्यात्मिक पालतू जानवर के रूप में रखना चाहता था। हालांकि छोटे कुनपेंग ने उन्हें अपने सबसे करीबी रिश्तेदार के रूप में देखा। मनुष्य मांस और रक्त से बने थे। समय के साथ दोनों का रिश्ता काफी गहरा हो गया, इसलिए उन्होंने छोटे कुनपेंग को जाने देने का फैसला किया। यह उसे बेहतर भविष्य की अनुमति देने के लिए भी था। बाद में उन्होंने मास्टर ऑफ फ्लेम्स से अप्रत्यक्ष रूप से हिडन वैली एल्डर के बारे में पूछा था जो युवा कुनपेंग को ले गए थे। यह बहुत संभावना थी कि वह हिडन वैली के रेजिस में से एक था, एक शुद्ध रक्त वाले गोल्डन विंग ग्रेट पेंग। कुछ ने कहा कि गोल्डन रॉक एक फीनिक्स का बेटा था, जबकि अन्य ने कहा कि गोल्डन रॉक का रक्त रेखा रॉक के बहुत करीब था। हालांकि चाहे कुछ भी हो, यह अभी भी एक पक्षी का खून था और स्वाभाविक रूप से उससे अधिक सिखाने के लिए उपयुक्त था। इसलिए ये जिवेन ने धीरे धीरे राहत महसूस की। जब वे दोबारा मिले तो सब कुछ वैसा ही था, लेकिन युवा रॉक मजबूत हो गया था। हालांकि वह नहीं जानता था कि वह हिडन वैली का प्रतिनिधि क्यों बन गया था। ये शिवेन के लिए स्वाभाविक रूप से शीर्ष 10 उम्मीदवारों में एक और व्यक्ति को अपने पक्ष में करना बेहद फायदेमंद था। दोनों पक्षों का आध्यात्मिक संबंध था। भले ही ये जिवेन पहचान से परे बदल गया था, फिर भी युवा रॉक ने ये जिवेन को तुरंत पहचान लिया।
यह केवल इसलिए था क्योंकि यक्षिवेन ने उसे टेलीपैथी के माध्यम से दिलासा दिया था कि वह उसे तुरंत पहचान नहीं पाया। ओह, ऐसा लगता है कि मैंने एक अच्छी जगह पर कब्जा कर लिया है। 9/9 सर्वोच्च मेरा जिक्र कर रहा है, हा हा हा। अचानक प्रकाश की एक गेंद में लिपटी जोर से हंसी का एक धमाका अखाड़े में फैल गया। एक युवक बड़े कदमों से अंदर चला गया। वह बहुत अहंकारी था। ये वुडी के अलावा और कौन हो सकता है? प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी के रूप में उन्हें स्वाभाविक रूप से आने का अधिकार था। उसने घमंड से 9वां टोकन छीन लिया था और यहां तक खुद को 99 सुपरमेस भी कहा था। इससे घटनास्थल पर मौजूद कई लोग अवाक रह गए। ये जिवेन भी बेहद अवाक थी। कितने साल हो गए, वह बिल्कुल नहीं बदला है। ये वुडी, क्या तुम यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए हो? मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, फेंग जिहाओ ने आगे बढ़कर पूछा। ये वुडी पिछली बार ये जिवेन का समर्थन करने आए थे। उसने प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र को सबके सामने नीचा दिखाने का कारण बना दिया था। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के गौरव के रूप में वह स्वाभाविक रूप से बहुत दुखी था। यह सिर्फ इतना था कि वह पिछली बार यहाँ नहीं थे। इस बार वह इसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। परेशानी का कारण, ओह, मुझे देख लिया गया है। मैं यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए हूँ। क्यों? अगर तुम कर सकते हो तो मुझे काटो, ये वुडी ने मुस्कराते हुए कहा। सबसे बुरा आता है, हम यहाँ लड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। फेंग जिहाओ की अभिव्यक्ति भद्दा थी। वह ऐसे बेशर्म आदमी से पहले कभी नहीं मिले थे। ये वुडी के दिल में एक विशेषज्ञ की गरिमा शायद बकवास थी। अगर ये वुडी ऐसा कहते तो वे शायद यही कहते कि गरिमा कुछ भी नहीं है। जब तक वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता था तब तक वह इस बात की परवाह नहीं करता था कि उसने किन तरीकों का इस्तेमाल किया। दूसरे लोगों ने भी ये वुडी को दिलचस्पी से देखा। ये जिवेन की तुलना में ये वुडी की प्रतिष्ठा बहुत अधिक थी। और कुछ नहीं कहना, केवल प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय की बाघ की खाल को धारण करके कौन उसे चेहरा न देने का साहस करेगा? पहले इसके बारे में कोई नहीं जानता था। हालांकि प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय की बहाली के साथ कई प्राचीन दानव गुटों और संगठनों ने एक के बाद एक प्रतिक्रिया दी। इससे लोगों को पता चला कि प्राचीन स्वर्गीय दरबार लोगों को डराने के लिए केवल एक खाली खोल नहीं था। यह एक बड़ा बाघ था जो वास्तव में लोगों को काट सकता था। हालांकि उन्होंने अभी भी इस समय आने का साहस किया। यह कई लोगों की उम्मीदों से परे था। क्या वह अनैतिक व्यक्ति प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय का स्वामी है? ये वुडी, क्या घोटाला है? प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय की छवि, प्राचीन दानव सम्राट की गरिमा को फेंक दिया गया है। कोई शोक में रोया। वह प्राचीन दानव सम्राटों के उपासकों में से एक थे। अब जब उसने देखा कि उनका उत्तराधिकारी वास्तव में इतना बेशर्म था तो वह अत्यंत उदास हुए बिना न रह सका। तुम क्या जानते हो? ये वुडी को कम मत समझो। कुछ साल पहले गोल्डन क्रो कबीले के एक वंशज ने प्राचीन आकाशीय दरबार में परेशानी खड़ी कर दी थी। वह प्राचीन दिव्य न्यायालय के नेतृत्व को वापस लेना चाहता था। अंत में उन्होंने सबके सामने उनके तथाकथित जीनियस के शरीर को कुचल दिया। वह लगभग मर ही गया था। किसी जानने वाले ने तिरस्कारपूर्वक कहा, गोल्डन क्रो कबीला विलुप्त नहीं है। कोई मदद नहीं कर सकता लेकिन पूछ रहा है। निश्चित रूप से यह शुद्ध नस्ल का गोल्डन क्रो कबीला नहीं है। वे सभी उपप्रजातियां हैं। उस समय गोल्डन क्रो कबीले के कई सदस्य नहीं थे। उन्होंने केवल कुछ उपप्रजातियों को बाहर छोड़ा, जैसे गोल्डन फेदर क्रो और सनबर्ड। ये सभी उपप्रजातियां हैं। हालांकि इन लोगों का स्पष्ट रूप से गलत विचार था। उन्होंने उसे धमकाया क्योंकि वह छोटा था और प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय के नेतृत्व को वापस लेना चाहता था। वे वास्तव में मौत को दावत दे रहे हैं। यह सच है। यदि प्राचीन दिव्य न्यायालय को फिर से स्थापित किया जा सकता है तो एक या दो शक्तिशाली व्यक्ति कैसे नहीं हो सकते? वे उपप्रजातियां शक्तिशाली व्यक्ति प्रतीत होती हैं, लेकिन उनकी वास्तविक ताकत असली गोल्डन क्रो कबीले से कहीं कम है। प्राचीन दिव्य न्यायालय की शक्ति को छीनने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? वे जरूर मौत को दावत दे रहे होंगे। दूसरे शब्दों में, ये वुडी ने एक बाहरी व्यक्ति के रूप में प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय में प्रवेश किया। ऐसा कहा जाता है कि उसने दानव राजा की विरासत प्राप्त की थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उन्होंने एक बार पूर्वी सम्राट बेल को देखा था। इसलिए उन प्राचीन कबीलों ने उस प्राचीन स्वर्गीय दरबार को मान्यता दी जिसे पुनर्स्थापित किया गया है। तो रक्तपात की क्या बात है? दानव राजा की विरासत प्राप्त करना सबसे महत्वपूर्ण बात है। इसलिए ये वुडी को यहाँ देखना अजीब है। हालांकि गोल्डन क्रो कबीला ड्रैगन और फीनिक्स कबीले जितना जटिल नहीं है, फिर भी कई उपप्रजातियां पीछे रह गई हैं। यदि ये जनजातियां प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय के नेतृत्व को वापस लेने के लिए एकजुट हो जाती हैं तो यह एक बड़ी समस्या होगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह फीनिक्स देवी के पति के लिए लड़ने के लिए इन चीजों को छोड़ देगा। टस्क, यह वास्तव में अप्रत्याशित है। क्या तुम नहीं जानते? ये वुडी और ये जिवेन अच्छे भाई हैं। वह अपने लिए नहीं लड़ना चाहता। वो ये शिवेन के लिए सभी विरोधियों का सफाया करना चाहता है। किसी जानने वाले ने कहा, ये जिवेन भाग्यशाली है। दुर्भाग्य से वह काया है।
वह वास्तव में दिखाई नहीं दिया। किसी ने पूरे तिरस्कार से कहा। हालांकि वे समझ सकते थे कि इस बार जो विशेषज्ञ आए थे वे बहुत भयानक थे, फिर भी वे ये जिवेन को अपने दिल की गहराई से देख रहे थे। फेंग जिहाओ ने अपने गुस्से को दबा दिया और कहा, ये वुडी, मुझे आशा है कि आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। यहाँ तक ये शीवेन भी खुद नहीं आए थे, आपको हमारे प्राचीन फीनिक्स दायरे के खिलाफ क्यों जाना है? मैं जो करता हूँ उसके बारे में बात करने के लिए यह आपकी जगह नहीं है। इसके अलावा अगर मैं नहीं आता तो क्या आपको लगता है कि आप सभी को खा सकते हैं? यह बहुत मज़ेदार है, ये वुडी ने ठंडेपन से कहा। फेंग जिहाओ ने ठंडेपन से कहा, बेहतर होगा कि आप मुझसे बाद में न मिलें, वरना। या फिर क्या आप बेहतर प्रार्थना करें कि आप मुझसे न मिलें? नहीं तो मैं तुम्हें एक इंसान बनना सिखाऊंगा। मैं आपको बताता हूं कि हर तरह की अवज्ञा से निपटने में विशेषज्ञ होने का क्या मतलब है। ये वुडी ने अहंकार से कहा। फेंग जिहाओ गुस्से में था, लेकिन उसने हमला नहीं किया क्योंकि वह बहुत स्पष्ट था कि ये वुडी जानबूझकर उसे उकसा रहा था। हालांकि वह इस वजह से हमला नहीं कर सका, नहीं तो यह कुल की वर्जना को तोड़ देगा। यदि वह वास्तव में एक उपयुक्त उम्मीदवार नहीं खोज पाता तो वह अच्छाइयों को दूसरों तक नहीं जाने देता। शापित मानव, तुम कहाँ हो? केवल गुस्से की आवाज सुनाई दे रही थी। युआन होंग अपने हाथ में एक लंबी रॉड पकड़े हुए अखाड़े के नीचे दिखाई दिया। वह प्रकाश की एक गेंद में लिपटा हुआ था। सभी ने एक शिवेन की तरफ देखा। वे यह भी बहुत स्पष्ट थे कि जिस व्यक्ति ने युआन होंग को इतना क्रोधित किया वह कोई और नहीं ये जिवेन था। तुम मुझे ढूंढ रहे हो? ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। हाँ, तुम मर चुके हो। तुमने वास्तव में मुझे बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत की। युआन होंग ने गुस्से में कहा। तो क्या हुआ अगर मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाऊं? अगर तुम में क्षमता है तो मुझे काटो। ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। सबके हाव भाव अचानक से अजीब हो गए। क्या यह ये वुडी और फेंग जिहाओ के बीच की बातचीत नहीं थी? तुम मौत को दावत दे रहे हो। युआन होंग ने लोहे की छड़ को मजबूती से पकड़ रखा था। अंत में उसने हमला नहीं किया। वह इस बारे में बहुत स्पष्ट था कि वह कहाँ था। यदि उसने नियमों का पालन नहीं किया तो वह प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के लिए परेशानी का कारण बनेगा। यदि वह परेशानी पैदा करने आया तो प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र उसे आसानी से जाने नहीं देगा। एक मिनट रुको, मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके कुचल दूंगा। बेहतर होगा कि आप प्रार्थना करें कि आप मुझसे बाद में न मिलें। नहीं तो मैं आपको एक व्यक्ति बनना सिखाऊंगा। क्या आप जानते हैं कि सभी प्रकार की अवज्ञा से निपटने में विशेषज्ञ होने का क्या मतलब है? मैं हूं, ये जिवेन एक व्यंग्य के साथ कहा। इस बार बाकी लोग हंसे बिना नहीं रह सके। यह स्पष्ट रूप से ये वुडी के शब्दों का एक पायरेटेड संस्करण था। हालांकि वे नहीं जानते थे कि ये शब्द भी ये वुडी को ये जिवेन द्वारा दिए गए थे। वह मूल था। युआन होंग का रंग हरे और सफ़ेद के बीच बदल गया। उनकी राय में ये लोग स्पष्ट रूप से उन पर हंस रहे थे। यह वास्तव में असहनीय था। ये वुडी ने भी ये जिवेन को शक की नज़र से देखा। यह थोड़ा अजीब लगा। इन शब्दों का बड़ी कुशलता से प्रयोग किया गया है। ऐसा नहीं लगता था कि एक शिवेन ने अभी उन्हें सीखा है। युआन होंग के अलावा एक अन्य व्यक्ति का रंग भी बहुत बदसूरत था। यह फेंग जिहाओ था। ये वुडी के शब्दों से उसका दम घुट गया था और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अब जब ये जिवेन ने फिर से इन शब्दों का उल्लेख किया था तो यह सबके सामने उसके मुंह पर एक तमाचा था। इसलिए उसने चुपके से एक शिवेन के खिलाफ द्वेष रखा। चूंकि शीर्ष 10 का चयन किया गया है तो चलिए शुरू करते हैं। यह दौर सेमीफाइनल है। चयन नियम इस प्रकार हैं। आप 3 विरोधियों को ड्रॉ करेंगे और अंतिम परिणाम निर्धारित किया जाएगा। तीनों का विजेता फाइनल में प्रवेश करेगा। इस समय फेंग नांटियन की आवाज़ आसमान में ऊंची दिखाई दी। क्या होगा यदि परिणाम समान हैं? डायमंड वुड ने अपना मुंह खोला और लगातार भिनभिनाते हुए पूछा। यदि परिणाम लगभग समान हैं तो जीतने के लिए उपयोग किए गए कुल समय की गणना की जाएगी। जो जीतेगा वह आगे बढ़ेगा, फेंग नांटियन ने कहा। सबने मन ही मन हिसाब लगाया। इसका मतलब यह था कि न केवल उन्हें तीनों युद्ध जीतने होंगे बल्कि उन्हें पर्याप्त समय का सदुपयोग भी करना होगा, अन्यथा यह सुरक्षित नहीं होता। अगर यह सिलसिलेवार लड़ाई होती तो ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। यदि यह एक क्रमिक लड़ाई होती तो अधिकतम 3 लड़ाइयों में केवल 2 लोग ही जीत सकते थे। तो यह इतना परेशानी भरा नहीं होगा। यदि कोई प्रश्न नहीं है तो पहला दौर आधिकारिक रूप से शुरू होगा। जैसे ही फेंग नांटियन ने आदेश दिया, प्रकाश की किरणें तुरंत अखाड़े पर उभरीं। सभी को एक विशाल अखाड़े में ले जाया गया। यह एक विशाल अखाड़ा था जो विशेष रूप से युद्धों के लिए बनाया गया था। हर जगह समय के निशान थे। कई जगहों पर भारी बारिश हुई थी। हालांकि चूंकि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र ने उन्हें यहां भेजा था तो यह एक ऐसा स्थान होना चाहिए जो ईश्वर स्तर की लड़ाई का सामना कर सके। बहुत जल्द उनके पहले प्रतिद्वंदी को भी अंदर ले जाया गया। यह युआन होंग नहीं बल्कि जू शाओहुआ था। जू शाओहुआ ने एक शानदार पोशाक पहनी हुई थी और उसने ये जिवेन को अपने सिर को ऊंचा करके देखा।
जैसे ही ये जिवेन ने सोचा कि वह कुछ कहेगा, उसने देखा कि ज़ू शोहुआ अचानक आगे बढ़ गया। जमीन 1 इंच तक सिकुड़ गई और वह अचानक एक शिवेन के सामने आ गया। उसके हाथ में तुरंत एक लंबी कृपाण दिखाई दी। अनगिनत कृपाण सिद्धांत ताबीज में बदल गए और उसके चारों ओर घूम गए। भयानक कृपाण प्रकाश के साथ वह बेरहमी से बाहर निकल गया। स्वर्ग की व्युत्पत्ति कृपाण तकनीक। यह एक और पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली कृपाण तकनीक थी। लड़ाई देख रहे कई लोग तुरंत चौंक गए। इस ज़ू शोहुआ ने वास्तव में बिना एक शब्द कहे हमला किया। वह एक निर्दयी व्यक्ति भी थे। ये जिवेन की प्रतिक्रिया बिल्कुल भी धीमी नहीं थी। झिलमिलाती गड़गड़ाहट के कदम के साथ वह बिजली की एक गेंद में बदल गया और दूर भाग गया। ज़ू शोहुआ की ओर उसकी निगाहें भी कुछ अधिक गंभीर थीं। ज़ू शोहुआ ने उन्हें जो पहली छाप दी वह एक बहुत ही दिखावटी अमीर युवा गुरु की थी। वह एक खाली दिखावटी युवा मास्टर की तरह लग रहा था। वह चौकसी के बिल्कुल भी योग्य नहीं था। ये शिवेन ने सोचा कि वह एक लंबा भाषण देंगे। किसने सोचा होगा कि वह सबसे निर्दयी था। वह निर्दयी और निर्णायक था। यह उस दिखावटी रूप से बिल्कुल अलग था जिसे उसने जानबूझकर पहले प्रदर्शित किया था। वह बहुत षड्यंत्रकारी था। अगर यह कोई और होता तो उन्हें मौके पर ही नुकसान उठाना पड़ सकता था। हालांकि उसके टिमटिमाते थंडर स्टेप की गति बहुत तेज थी और वह इसका अधिक उपयोग कर सकता था। ज़ू शोहुआ भी थोड़ा हैरान थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक शिवेन अंतिम समय में इसका अधिक उपयोग करने में सक्षम होगी। यह गति उसकी अपेक्षा से पहले ही बहुत तेज थी। हालांकि उन्होंने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिखाया। भले ही वह केवल अपने बल पर भरोसा करता था, वह किसी से नहीं डरता था। वह सबसे मजबूत व्यक्ति था, स्वर्ग विकास संप्रदाय का युवा गुरु। आपके पास कुछ साधना है, लेकिन यह जहां तक आप जा सकते हैं। ज़ू शोहुआ की ताकत स्पष्ट रूप से एक अवांछित प्रतिष्ठा नहीं थी। एक पल में उसका पूरा व्यक्ति गर्व से खड़ा हो गया और उसकी आभा अचानक कई स्तरों तक बढ़ गई, तुरंत फूट पड़ी। एक पल में वह एक देवता की तरह था जो प्राचीन काल से अस्तित्व में था, समय की नदी के दूसरे छोर से सीधे हमला कर रहा था। उसके सिर के ऊपर धुंध की फुहारें फूट पड़ीं, एक विशाल दुनिया में बदल गईं, सभी दिशाओं में फैल गईं। ऐसा नज़ारा वाकई चौंकाने वाला था। यह स्काईस्पिल वर्ल्ड है किंवदंती है कि प्राचीन स्काईस्पिल संप्रदाय के नेता ने एक बार इस सर्वोच्च शक्ति का उपयोग दुनिया को विकसित करने के लिए महान पथ को समझने के लिए किया था। द स्काईस्पिल वर्ल्ड खेती करने के लिए एक अत्यंत कठिन जादुई शक्ति है, लेकिन एक बार इसकी खेती की जाती है, मुझे डर है कि भविष्य असीम है। स्काईस्पिल वर्ल्ड को सीधे एक दिव्य साम्राज्य में भी बदल सकता है। उस स्थिति में यह बहुत प्रयास बचाएगा। अकेले इस ताकत के साथ मुझे डर है कि ज़ू शोहुआ ऋषि के दायरे से बहुत दूर नहीं है। बहुत से लोग चौंक गए। ज़ू शोहुआ की चाल वाकई अद्भुत थी। मेरी स्काईस्पिल वर्ल्ड के सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। ज़ू शोहुआ ने गर्जना की और वास्तव में एक हमला किया। हालांकि वह अचानक मार सकता था, लेकिन उसका मानना कि उसकी ताकत में कोई समस्या नहीं है और वह आमने सामने की लड़ाई में किसी से कमतर नहीं था। यह स्काईस्पिल वर्ल्ड पूरे क्षेत्र को कवर करते हुए एक डोमेन में बदल गया। स्काईस्पिल वर्ल्ड में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सब कुछ लगातार विकसित हो रहा था और जीवन लगातार पैदा हो रहा था। जन्म लेने वाले हर जीवन के साथ ज़ू शोहुआ की ताकत लगातार बढ़ रही थी, मानो वह इन जीवन रूपों की शक्ति को अवशोषित कर रहा हो। ये जिवेन स्थिर खड़ा था, जैसे उसने देखा ही नहीं। यह अच्छा नहीं है। इस ज़ू शोहुआ की स्काईस्पिल वर्ल्ड से निपटना बहुत मुश्किल है। आप जानते हैं, उसे जितना अधिक समय दिया जाता है वह उतना ही भयानक हो जाता है। अंत में ज़ू शोहुआ को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। स्काईस्पिल वर्ल्ड की ताकत पर भरोसा करके वह उस घातक विद्वान को दबा सकता है। बाहर एक तेज नजर वाले ने कहा। स्काईस्पिल संप्रदाय का स्काईस्पिल वर्ल्ड प्रसिद्ध था और बहुत से लोग इसके बारे में जानते थे। उन्होंने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वे सार को समझते हैं, लेकिन वे सामान्य आतंक से बहुत परिचित थे। ज़ू शोहुआ ने देखा कि ये जिवेन हिल नहीं रहा था और उसे थोड़ा अजीब लगा। इस तरह का व्यवहार बेहद अजीब लग रहा था। क्या आप मूर्खता से डरते हैं? ज़ू शोहुआ पूछे बिना न रह सकी। वह पूछने में बहुत आलसी था, लेकिन उसके सामने सब कुछ बहुत अजीब था। ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं हिला, जैसे उसे कोई परवाह ही नहीं थी। इससे ज़ू शोहुआ के दिल में एक तरह की बेचैनी पैदा हो गई और यह और अधिक तीव्र हो गई। मैं आपकी स्काईस्पिल वर्ल्ड के विकसित होने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, ये जिवेन ने धीरे से कहा। स्काईस्पिल वर्ल्ड, कितना अच्छा नाम है। अगर मैं यह सब पढ़ लूँ तो क्या यह अफसोस की बात नहीं होगी? ज़ू शोहुआ का चेहरा तुरंत उतर गया। दूसरी पार्टी ने उसे अपनी आंखों में बिल्कुल नहीं डाला। उन्होंने यह भी कहने का साहस किया कि वे अपने स्काईस्पिल वर्ल्ड के विकास को पूरा करने के लिए प्रतीक्षा करेंगे। बाहर से लड़ाई देख रही भीड़ में भी कोहराम मच गया। जीवन चुराने वाला यह विद्वान निश्चय ही अहंकारी था। क्या उसे डर नहीं था कि हवा उसकी जीभ काट देगी? स्काईस्पिल वर्ल्ड के लिए इतनी विस्मयकारी प्रतिष्ठा होना यह केवल शेखी बघारने जैसा नहीं था, बल्कि इसे अनगिनत लड़ाइयों के माध्यम से बनाया गया था।
वह वास्तव में स्काई स्पिल वर्ल्ड को अपने चरम पर सक्रिय देखना चाहता था। यह बस पागलपन था। उस समय जू शोहुआ की ताकत बस कई गुना बढ़ जाएगी। कठिनाई अकल्पनीय होगी। उसे किस पर भरोसा करना था? ये शिवेन ने भीड़ के आश्चर्य की परवाह नहीं की। इसके विपरीत उसने अपने दिल को शांत किया और स्काई स्पिल वर्ल्ड के विकास की प्रक्रिया को समझना शुरू किया। यह कहा गया था कि जब स्काई स्पिल वर्ल्ड अपने चरम पर विकसित हुआ तो यह वास्तव में एक दुनिया बना सकता था। यह नकली नहीं बल्कि असली दुनिया थी। यह सीधे तौर पर एक दैवीय साम्राज्य भी बना सकता है। क्या कमाल की तकनीक है। ये ज़िवेन को भी इस तकनीक में बहुत दिलचस्पी थी। यदि वह भी इसे विकसित कर सकता है तो उसके लिए भविष्य में एक दैवीय साम्राज्य को संघनित करना और साधु क्षेत्र में प्रवेश करना बहुत आसान होगा। इसे बरसात के दिन की तैयारी के रूप में माना जा सकता है। अगर कोई और होता तो वे शायद वही कर पाते जो एक शिवेन ने कहा था। वे केवल स्काई स्पिल वर्ल्ड की भयावहता को देख पाएंगे। लेकिन ये ज़िवेन अलग थी। उन्होंने लगातार रहस्यमय अंतरिक्ष का संचालन किया और इस सर्वोच्च जादुई तकनीक का विश्लेषण किया। उन्होंने विश्लेषण के सभी विवरणों को याद किया और इसे अपने दिव्य शरीर में विकसित करना शुरू कर दिया। जू शाओहुआ ने शायद कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन वास्तव में ऐसा कर सकती है। इससे भी ज़्यादा भयानक बात यह थी कि ये ज़िवेन वास्तव में अपनी स्काई स्पिल वर्ल्ड का विश्लेषण कर सकता था। हालांकि वो एक शिवेन के शब्दों से उत्तेजित हो गया था। वह एक शिवेन को एक बड़ा सबक सिखाने के लिए भी दृढ़ था। मूल रूप से स्काई स्पिल वर्ल्ड को आधे रास्ते में विकसित किया जाना था, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी आपको इसे पूरी तरह से विकसित करने का अवसर नहीं देगा जब तक कि आप पागल न हों। अब जब उनका सामना ऐसे मनोरोगी से हुआ था तो यह बिल्कुल सही था। वह सभी को स्काई स्पिल वर्ल्ड की भयावहता को देखने देगा और यह कितना भयानक था जब स्काई स्पिल वर्ल्ड अपने चरम पर विकसित हुआ। इस बात की चिंता नहीं थी कि दूसरे उसके तुरुप के पत्ते खोज पाएंगे या नहीं। पूरी ताकत के सामने सभी योजनाएं और चालें बेकार थीं। स्काई स्पिल वर्ल्ड का विकास तेजी से और तेज हो रहा था और ये ज़िवेन का विश्लेषण भी तेज और तेज हो रहा था। उनकी नज़र में ऐसा लग रहा था कि एक दुनिया पैदा हो रही है और नष्ट हो रही है। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो दुनिया मौजूद थी। जब उसने अपनी आंखें बंद की तो दुनिया तबाह हो गई। यह एक अत्यंत भयानक क्षेत्र था और एक अत्यंत भयानक जादुई तकनीक भी। उनके दिव्य शरीर में यह लगातार विकसित हो रहा था और लगातार बाहर निकल रहा था। अंत में स्काई स्पिल वर्ल्ड अपने चरम पर विकसित हो गया था। ये ज़िवेन पर संयम अपने चरम पर पहुंच गया था। इस दुनिया में जो एक वास्तविक दुनिया की तरह थी, ये ज़िवेन ने स्पष्ट रूप से विश्व शक्ति के विकर्षण को महसूस किया। यह एक अवर्णनीय अनुभूति थी। यह अस्वीकृति की भावना थी। यह बहुत असहज और अकथनीय दबाव था। यह किसी भी डोमेन से कहीं अधिक भयानक था जिसे एक शिवेन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। यही कारण भी था कि स्काई स्पिल वर्ल्ड को अनगिनत लोग जानते थे। यह बेहद भयानक था। ठीक है, अगला मरने की तुम्हारी बारी है। जू शाओहुआ के चेहरे पर थोड़ी हंसी दिखाई दे रही थी। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी उग्र थी। उसे इसकी परवाह नहीं थी। ये ज़िवेन मार्शल संप्रदाय से प्रतीत होते थे और उनकी पृष्ठभूमि छोटी नहीं थी। उसके पास केवल एक भावना थी और वह यह थी कि वह चाहता था कि एक शिवेन बिना किसी दफन स्थान के मर जाए। एक शिवेन ने वास्तव में उसे इस तरह नीचे देखने की हिम्मत की। हुआलाला, हवा से टूटने की तेज आवाज हुई। हवा के बीच में स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति सीधे एक श्रृंखला में प्रकट हुई जिसने ये ज़िवेन को पकड़ लिया। एक पल में दुनिया उल्टी हो गई और पहाड़ों और नदियों ने रंग बदल दिया। क्या यह सब तुम्हारे पास है? मैं वास्तव में निराश हूं। इस समय ये ज़िवेन आखिरकार चले गए। उसके शरीर ने तुरंत गड़गड़ाहट की अनगिनत शक्ति को उगल दिया। वज्रपात की ये शक्ति मध्य हवा में थंडर ड्रैगन में बदल गई। वज्र कवच की तरह उसके शरीर के चारों ओर लिपट गई। जब ये जंजीरें ये ज़िवेन के दिव्य शरीर के पास पहुंची तो कुछ थंडर ड्रैगन ने अपना मुंह खोला और उन्हें निगल लिया। वे ये शिवेन के साथ कुछ भी नहीं कर सकते थे। थंडर तकनीक ने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का विरोध किया। यह एक धरती को चकनाचूर कर देने वाली टक्कर थी। बाहर के बहुत से लोग इस दृश्य को देखकर ठंडी हवा की सांस लेने से खुद को रोक नहीं सके। स्काई स्पिल वर्ल्ड कितना भयानक था इसका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। यह ऐसा था जैसे यह स्क्रीन से गुजर सकता है और उनके शरीर को कुचल सकता है। लेकिन फिर भी ये शिवेन के खिलाफ बेकार था। ये शिवेन की गड़गड़ाहट तकनीक द्वारा इसे पूरी तरह से निगल लिया गया था। यह उस स्थिति से पूरी तरह से अतुलनीय था जहां उन्होंने कल्पना की थी कि वे सिर्फ दुनिया की ताकत से ये शिवेन को दबा सकते हैं। उनके विचार बहुत सरल थे। केवल इस स्तर पर मेरे लिए इसे तोड़ना बहुत आसान है। ये वास्तव में एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है, लेकिन आप अभी भी इससे दूर हैं। ये ज़िवेन ने उपहास किया और कहा। वज्र की शक्ति अचानक उसके शरीर से बाहर निकल गई और तुरंत गड़गड़ाहट और बिजली के समुद्र में बदल गई। पूरा अखाड़ा ढका हुआ था गरज और बिजली के इस समुद्र में। गड़गड़ाहट और बिजली के इस समुद्र में अनगिनत गड़गड़ाहट वाले ड्रैगन लगातार ऊपर नीचे हो रहे थे। वे स्वतंत्र रूप से तैर रहे थे।
अगर जू शाओहुआ अभी एक दुनिया विकसित कर रहा था, एक समृद्ध दुनिया विकसित कर रहा था, तो ये ज़िविन दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर रही थी। इस समय वह इस गंदी दुनिया को नष्ट करने के लिए अंतहीन गड़गड़ाहट और बिजली लेकर विनाश के एक पौराणिक देवता की तरह दुनिया में खड़ा था। इस समय यह ऐसा था मानो प्राचीन काल का मनोबल लौट आया हो। एक तरफ दुनिया बना रहा था और दूसरी तरफ दुनिया को खत्म कर रहा था। ये दो पूरी तरह से अलग प्रणालियां थीं और उनके लिए कोई संगतता समस्या होना असंभव था। जू शोहुआ ने देखा कि उनकी स्काई स्पिल वर्ल्ड दूसरी पार्टी के लिए कुछ भी करने में सक्षम नहीं लग रही थी। ऐसा लगता था कि दूसरे पक्ष ने बार बार उसकी दुनिया की खामियां निकाली थीं। कदम दर कदम हर कदम कमजोर बिंदुओं पर लक्षित था। लेकिन केवल वह जानता था कि यद्यपि वह स्काई स्पिल वर्ल्ड को विकसित कर सकता था, यह पूर्ण नहीं था। उसके पास उस तरह का भयानक कौशल नहीं था, लेकिन दूसरे कैसे जान सकते थे उसकी दुनिया की कमियों को खोजने की तो बात ही छोड़ दें। यहाँ तक स्काई स्पिल चर्च के लोग भी जिन्होंने स्काई स्पिल वर्ल्ड की खेती की थी, वे एक नज़र में खामियों को नहीं देख पाए। उनके जैसा बाहरी व्यक्ति इसे कैसे देख सकता है? हालांकि वह नहीं जानता था कि एक शिवेन ने अभी अभी अपनी स्काई स्पिल वर्ल्ड का अनुमान लगाया था। जब तक वह चाहता था, वह एक पल में स्काई स्पिल वर्ल्ड विकसित कर सकता था। इसलिए ये ज़िवेन स्काई स्पिल वर्ल्ड के विभिन्न रहस्यों को लंबे समय से समझ चुकी थी। वह जू शोहुआ से भी स्पष्ट था। स्वाभाविक रूप से वह एक नज़र में अपने स्काई स्पिल वर्ल्ड में खामियों को देख सकता था। वह जिन भी स्थानों पर चला, वे स्काई स्पिल वर्ल्ड की खामियां और खामियां थीं। इस तरह वह स्काई स्पिल वर्ल्ड के दबाव को कम कर सकता था। इसलिए प्रतीत होता है कि शक्तिशाली स्काई स्पिल वर्ल्ड में भी ऐसी कमजोरियां थीं। हालांकि ऐसी कमजोरियों को कमजोरी नहीं माना जाता था, क्योंकि ये ज़िवेन के अलावा स्काई स्पिल वर्ल्ड की कमजोरियों को एक नज़र में कौन देख सकता था? आप मौत को दावत दे रहे हैं। जू शाओहुआ इस समय इसे रोक नहीं सका और तुरंत हमला कर दिया। यह वही स्काई स्पिल सेबर तकनीक थी, लेकिन सेबर लाइट पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। हालांकि स्काई स्पिल वर्ल्ड ये ज़िवेन को दबा नहीं सका। पूरी स्काई स्पिल वर्ल्ड में जू शोहुआ की ताकत में बहुत सुधार हुआ था। यह उनका घरेलू मैदान था और उन्हें विश्वास था कि वे सभी विरोधियों को दबा सकते हैं। आज आपने जो सबसे बड़ी गलती की, वह मुझे स्काई स्पिल वर्ल्ड को पूरी तरह से विकसित करने की अनुमति देना था। आपको चुकाने के लिए मैं आज आपको नहीं मारूंगा। मैं केवल आपके मार्शल आर्ट को अपंग कर दूंगा। हा हा हा, जू शोवा ने नियंत्रित तरीके से कहा। शुआ, कृपाण प्रकाश ने आकाश को झकझोर दिया। उसी समय जू शोहुआ का पूरा शरीर आगे बढ़ गया और ये ज़िवेन का थंडर ड्रैगन हेल्बर्ट भी उसके हाथ में फिसलता हुआ दिखाई दिया। बूम, एक बड़ी गर्जना हुई और शून्य फट गया। दोनों प्राचीन आकाशीय सम्राटों की तरह लड़ रहे थे और अचानक दोनों पक्ष समान रूप से मेल खाते थे। दोनों समान रूप से मेल खाते थे, लेकिन कई लोगों की नज़र में यही असली कुंजी थी। जू शाओहुआ स्काई स्पिल वर्ल्ड के आशीर्वाद के तहत अभी भी जीवन चोरी करने वाले विद्वान को नीचे नहीं गिरा सकता है। क्या चल रहा? अभी अभी स्पष्टीकरण के बाद जो लोग नहीं समझ पाए थे, वे भी इस समय स्काई स्पिल वर्ल्ड की भयावहता के बारे में बहुत स्पष्ट थे। एक बार जब यह विकसित हो गया तो व्यक्ति की शक्ति लगभग दोगुनी हो जाएगी और यह बहुत भयानक था। ये ज़िवेन ने स्काई स्पिल वर्ल्ड को पूरी तरह से आकार लेने दिया और अब उसे एक मुश्किल स्थिति में होना चाहिए, लेकिन वह अभी भी जू शोहुआ से ड्रॉ करने में सक्षम था, जो ध्यान आकर्षित करने के लिए पर्याप्त था। यह जीवन चुराने वाला विद्वान जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत है। उसकी गड़गड़ाहट की तकनीक बहुत भयानक है। प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड के बड़े शॉट भी क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ये ज़िवेन की ओर देख रहे थे। वे जू शाओहुआ के बारे में अधिक आशावादी थे। आखिरकार इनमें से कोई भी व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं था, तो वे कैसे नहीं देख सकते थे कि कौन मजबूत था और कौन कमजोर? एक पक्ष अनंत क्षेत्र के शिखर पर था और दूसरा केवल शाश्वत क्षेत्र के मध्य चरण पर था। दोनों पक्षों के बीच ताकत का अंतर बहुत अधिक था। ये ज़िवेन की शुरुआत में टोकन प्राप्त करने की विधि भी एक चाल थी, कमोबेश एक चुपके से हमला, इसलिए कई लोगों के अवचेतन में ये ज़िवेन योग्य नहीं थे। एक निष्पक्ष लड़ाई में उसे जू शोहुआ का प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब उसने उन्हें पूरी तरह से अप्रत्याशित एहसास दिया। जू शाओहुआ ये ज़िवेन को एक झटके में नीचे गिराने में विफल रहा और उसके चेहरे पर थोड़ा गुस्सा दिखाई दिया। यह वास्तव में शर्म की बात थी कि वह शाश्वत लोक के बीच के चरण को एक ही झटके में नीचे नहीं गिरा सका। यह बेकार है। स्काई स्पिल वर्ल्ड में चाहे आप कुछ भी कर लें, आप बेड़ियों से छुटकारा नहीं पा सकते। हेनरी, चोट के कारण तुम निश्चित रूप से पराजित हो जाओगे। जू शोहुआ ने गरजते हुए और अपनी लंबी कृपाण को फिर से उठाया, इसे कृपाण प्रकाश से भरे आकाश में बदल दिया। वे उसके द्वारा कई वर्षों तक शुद्ध किए गए थे। अब उन्होंने एक शिवेन के शरीर को पूरी तरह कुचल दिया। ये ज़िवेन को पता था कि जू शाओहुआ की ताकत बहुत मजबूत थी और पौराणिक ऋषि के दायरे के असीम रूप से करीब थी। यह कहना पड़ा कि वह पहले ही शिखर पर पहुंच चुका था। यहाँ तक अनंत क्षेत्र के शिखर पर भी यह मिटा देने के लिए काफ़ी था। वास्तव में ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उनके विरोधी हो सकते थे।
यदि वह 100 साल पहले लड़ता तो वह निश्चित रूप से जू शोहुआ का विरोधी नहीं होता, लेकिन अब यह अलग था। सब कुछ अलग था। उसने वर्तमान ये शिवेन का सामना किया था। दशकों की खेती के बाद उनकी गड़गड़ाहट की तकनीक पृथ्वी को तोड़ देने वाले स्तर तक पहुंच गई थी। ये जिवेन के शरीर पर गड़गड़ाहट की शक्ति एक थंडर ड्रैगन में परिवर्तित हो गई और लगातार गर्जना करती रही। उन्होंने थंडर ड्रैगन हेल्बर्ट को अपने हाथ में पकड़ रखा था और हमले का सामना किया। बूम! दोनों पक्ष तीसरी बार भिड़े, हर बार पिछली बार से ज्यादा भयानक। न तो किसी पक्ष ने पीछे हटने का साहस किया और न ही पीछे हटने का उनका कोई इरादा था। वे एक दूसरे को मारना चाहते थे। हत्या का इरादा अचानक आसमान में बढ़ गया। दोनों पक्षों की समझ ताबीज में बदल गई और एक दूसरे को निगल गई। दो विशाल डोमेन आपस में टकरा गए और इस अखाड़े में सृजन और विनाश के दो विश्व दहला देने वाले दृश्य देखे जा सकते थे। हालांकि इतने भीषण युद्ध में भी यह अखाड़ा बिल्कुल नहीं हिला। यह वास्तव में एक अनमोल खजाना था। हालांकि यह गंभीर रूप से अपक्षित लग रहा था, वास्तव में इसमें अभी भी एक ऐसी शक्ति थी जिसकी तुलना साधारण खजाने से नहीं की जा सकती थी। साथ ही सभी हैरान भी रह गए। यह केवल तीसरी टक्कर थी, लेकिन यह पहले से ही इतनी तीव्र थी। दोनों पक्षों का एक दूसरे का परीक्षण करने का कोई इरादा नहीं था, और एक बार जब वे शुरू हो गए तो उन्होंने बिल्कुल भी दया न दिखाते हुए हत्या के इरादे से हमला किया। जू शोहुआ भी दबाव महसूस कर रही है। अन्यथा साधना स्तर के मामले में अपने लाभ के साथ वह शायद ही कभी ऐसा कदम उठाएगा, यहां तक अनंत क्षेत्र के समान शिखर पर किसी का सामना करते हुए भी। वह वास्तव में सब बाहर चला गया। यह जीवन चुराने वाला विद्वान वास्तव में असाधारण है। यह जीवन चुराने वाला विद्वान मार्शल संप्रदाय से है। मुझे नहीं पता कि वह किस शाखा से है, लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है कि मार्शल संप्रदाय से कुछ संकी हैं। किसी के समझाने के बाद वास्तव में सभी ने पाया कि इसके बारे में सोचने से उन्हें बहुत अच्छा महसूस हुआ। हाँ, यह नहीं था आश्चर्य की बात है कि मार्शल संप्रदाय के राक्षस थे। क्या आपने जी रेनवांग को नहीं देखा? वह बस चरम सीमा तक डरावना था। वह सिर्फ एक क्लोन था, लेकिन यह 10 स्वर्ग और 8 पृथ्वी को दबाने के लिए काफी था। दोनों पक्ष सामान्य लोग नहीं हैं। यह एक अद्भुत लड़ाई है, किसी ने कहा। एक ही समय में 5 युद्ध हुए। इन 10 लोगों में से कोई भी जहां भी प्रकट होता अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित करता। अब जब वे एक ही समय में लड़ रहे थे, भले ही उनकी आदिम आत्माओं को देखने के लिए विभाजित किया गया था, अभी भी चक्कर आ रहा था। उनका युद्ध बहुत भयानक था और उनकी गति बहुत तेज थी। यहां तक अगर केवल थोड़ा सा विराम होता तो सबसे रोमांचक हिस्सा छोड़ दिया जाता। ऐसी लड़ाई में ये जिवेन की ठंडी और निष्ठुर आवाज निकली। मैंने आपका स्काई स्पिल वर्ल्ड देखने में पहले ही बहुत समय बर्बाद कर दिया है। अब मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने का समय नहीं है। तो मैं तुम्हें हरा दूंगा। ये शिवेन के शब्दों ने अचानक हंगामा खड़ा कर दिया। उसने वास्तव में सोचा था कि वह अभी समय बर्बाद कर रहा था, और उसने जू शोहुआ को स्काई स्पिल वर्ल्ड विकसित करने क्यों दिया? आखिरकार इस बार की 3 लड़ाइयां केवल पूर्ण विजय प्राप्त करने के बारे में नहीं थीं, यह समय पर भी निर्भर करती थीं। इसलिए इसने सभी को अपने विरोधियों को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया, और उन्होंने किसी भी ट्रम्प कार्ड को वापस लेने की हिम्मत नहीं की। यदि वे अपने विरोधियों से धीमे होते तो वास्तव में पछतावे के लिए बहुत देर हो चुकी होती। हर किसी को अब यह महसूस हो रहा था कि अगर उसने अभी स्काई स्पिल वर्ल्ड विकसित नहीं किया होता तो जू शोहुआ से निपटना निस्संदेह बहुत आसान हो जाता। वह क्या कर रहा था? क्या वह अपने आप में बहुत आश्वस्त था, या वह वास्तव में अपने दिमाग से बाहर था? जू शोहुआ को केवल यही लगा कि उसका चेहरा बदसूरत था। ये जिवेन के शब्द स्पष्ट रूप से उसकी आंखों में नहीं उतरे। इसके अलावा स्काई स्पिल वर्ल्ड के आशीर्वाद से उसके पास ये जिवेन को हराने का कोई रास्ता नहीं था। यह सचमुच बड़ी शर्म की बात थी। तो चलो, मुझे देखने दो। जू शोहुआ गुस्से में था। उसके पैर तेजी से आगे बढ़े और उसके हाथ में इकट्ठी कृपाण और भी तेज हो गई। एक प्रकार की सर्वोच्च कृपाण मंशा को निर्देशित किया जा रहा था। वो ये शिवेन को भी कम समय में हराना चाहते थे, न केवल प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए, बल्कि कम से कम समय में भी। ये जिवेन का शरीर अचानक गड़गड़ाहट और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ फट पड़ा। वह अचानक गड़गड़ाहट और बिजली के समुद्र से बाहर निकल आया। उसके पीछे गड़गड़ाहट और बिजली चमकने से भी पंखों का एक जोड़ा बन गया। अचानक उसका पूरा शरीर नीचे गिर गया। ऐसा लगता है कि उसके हाथ में गड़गड़ाहट ड्रैगन परशु जू शोहुआ की ओर भागते हुए एक वास्तविक थंडर ड्रैगन में बदल गया था। इस नज़ारे को देख सभी की सांसें थम गईं। यह हमला कितना भयानक था यह सभी जानते हैं। दोनों पक्ष शायद अब और इंतजार नहीं कर सकते थे। उन्हें एक दूसरे को हराना था, चाहे कुछ भी हो। बूम! टक्कर की भयानक आवाज हुई। गड़गड़ाहट की शक्ति और कृपाण प्रकाश आकाश में गिर गया। एक भयानक तूफान बना जिसने सभी जांच को अवरुद्ध कर दिया। अंदर क्या हो रहा था यह कोई नहीं देख पा रहा था। तब उन्होंने केवल एक दबी हुई आवाज सुनी और एक आकृति तूफान से उड़ गई। सभी ने देखा, और यह कोई और नहीं बल्कि जू शोहुआ था।
यह वह कैसे हो सकता है? हर कोई चिल्लाया। हालांकि उन्होंने पहले से ही खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने यह दृश्य देखा तब भी हर कोई पूरी तरह से हैरान रह गया। ये ज़िवेन ने वास्तव में ज़ू शोहुआ को एक ही झटके में उड़ा दिया था, पूरी तरह से ऊपरी हाथ पर कब्जा कर लिया था। कुछ तेज आंखों वाले लोगों ने देखा कि ये ज़िवेन का वज्रपत अवतार उसके शरीर में एकीकृत हो गया था, जिससे उसकी शक्ति तुरंत फट गई। उन्होंने वज्रपत अवतार को एकीकृत किया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना भयानक है। सभी को अचानक एहसास हुआ कि एक शिवेन की गड़गड़ाहट की तकनीक कितनी अत्याचारी थी। यह कहना असंभव था कि वे वज्रपत अवतार को संघनित नहीं कर सकते थे। यह सिर्फ इतना था कि उन्होंने उससे यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतने कम समय में इसे सफलतापूर्वक एकीकृत कर पाएगा और इस तरह की अद्भुत युद्ध शक्ति का विस्फोट करेगा। चाहे वह ये ज़िवेन हो या ज़ू शाओ हुआ, ऐसा लगता था कि वे उस सीमा तक पहुंच गए थे जहां तक यह स्तर पहुंच सकता था। ताकत में अंतर घातक नहीं था। कुंजी यह देखने के विभिन्न साधन थे कि कौन अधिक शक्तिशाली था। घातक विद्वान। ज़ू शोहुआ गुस्से से दहाड़ा। उन्हें इतना बड़ा नुकसान कभी नहीं हुआ था। यह बड़ी शर्म और अपमान की बात थी। एक ही वार से वह चकनाचूर हो गया। ऐसा उसने हमेशा दूसरों के साथ किया था। उसके साथ ऐसा अब तक कोई नहीं कर पाया था। उसके हाथ में कृपाण का प्रकाश और भी अधिक प्रज्वलित और भयानक था। यह एक रहस्यमय रून के साथ उकेरा गया था, जो एक प्रकार की पृथ्वी को चकनाचूर करने वाली शक्ति का उत्सर्जन करता था। अचानक वो एक शिवेन की ओर फिसला, और बस इसी समय, इससे पहले कि हर कोई प्रतिक्रिया दे पाता, एक लोहे का परशु तुरंत शून्य से आकाश के माध्यम से कट गया। परशु के वर्धमान सिरे से सीधे एक आश्चर्यजनक प्रकाश फूट पड़ा, जो सीधे ज़ू शोहुआ के सिर की ओर कट गया, उसे काटने की कोशिश कर रहा था। ज़ू शोहुआ का हमला भी तुरंत हमले से बचाव में बदल गया। उसकी गहरी नींव अचानक प्रकट हो गई। बूम! कृपाण प्रकाश और परशु प्रकाश सीधे टकराए, और यह पृथ्वी को चकनाचूर कर देने वाला था। छोटी सी दुनिया में होती तो मौके पर ही दुनिया बिखर जाती। यह एक भयानक शक्ति थी जो साधु क्षेत्र के करीब थी। बूम! ज़ू शोहुआ का शरीर, जो अभी अभी स्थिर हुआ था, एक पल में फिर से फट गया। इस टक्कर से उसके हाथ में दरारें आ गई और खून के छींटे निकल आए। इस समय ज़ू शोहुआ को आखिरकार एहसास हुआ कि उसने पहले किस तरह की गलती की थी। उसने हमेशा सोचा था कि इस घातक विद्वान के बारे में सबसे भयानक बात उसकी गड़गड़ाहट तकनीक की खेती थी। तथ्य यह है कि वह गड़गड़ाहट तकनीक अवतार को संघनित कर सकता था, सबसे अच्छा प्रमाण था। लेकिन अब वह जानता था कि क्या गलत था। इस आदमी के बारे में सबसे भयानक बात उसकी गड़गड़ाहट की तकनीक नहीं थी, बल्कि उसका भौतिक शरीर था। ज़ू शोहुआ के दायरे ने उनके प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से दबा दिया था, लेकिन शारीरिक टक्कर में वह पूरी तरह से नुकसान में थे। यह कहे बिना चला गया कि यह कितना भयानक था। बस इतना था कि उन्हें इस समय बोलने का मौका नहीं मिला था। ये ज़िवेन के हमले की अगली लहर पहले ही खत्म हो चुकी थी। उनके हाथों में थंडर ड्रैगन हेलबर्ट के पास कोई तकनीक नहीं थी। केवल सराहनीय बात यह थी कि यह शक्तिशाली और भारी था। यह एक भयानक शक्ति थी जो दुनिया को एक झटके में टुकड़े टुकड़े कर सकती थी। बूम! वह अभी तक बरामद नहीं हुआ था और बमुश्किल विरोध करने में कामयाब रहा, लेकिन उसे फिर से उड़ा दिया गया। इस बार उसका पूरा हाथ भी खून की धुंध में बदल गया। ये ज़िवेन के हमले गड़गड़ाहट की शक्ति से भरे हुए थे, और प्रत्येक हमला पिछले हमले से अधिक भयानक था। गड़गड़ाहट की शक्ति ने ज़ू शोहुआ के शरीर की मांसपेशियों को पागलपन से नष्ट कर दिया, जिससे उसकी मांसपेशियां अचानक ढह गईं। उसका एक हाथ एक पल में फट गया, और तेज दर्द ने उसके पूरे चेहरे को एक पल में पीला कर दिया। वह ठंडे पसीने में भीग गया था। उसका पूरा शरीर फिर से उड़ गया। न केवल उसका हाथ टूट गया था, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे केवल यह महसूस हो रहा था कि उसके पूरे शरीर के आंतरिक अंग एक बड़ी ताकत से कुचले जाने वाले हैं। यह कैसी भयानक शक्ति थी। उसने ये शिवेन की आंखों में अविश्वास के साथ देखा। क्या यह सच में एक इंसान था? क्या वह राक्षस नहीं था? जहां तक वह जानता था, मनुष्यों के बीच इतनी शक्तिशाली काया नहीं दिखती थी। यह बहुत भयानक था। तुम बहुत दूर मत जाओ। ज़ू शोहुआ के शरीर से भयानक आध्यात्मिक शक्ति लगातार फूटती रही। उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका एक विश्व के रूप में विकसित हो रही थी, और विश्व की सारी शक्ति संघनित होकर उसके शरीर में एकत्रित हो गई थी। वह वास्तव में इस स्काई स्पिल वर्ल्ड का उपयोग अपने मार्शल आर्ट अवतार को इसमें एकीकृत करने के लिए करना चाहते थे। उनके पास एक मार्शल आर्ट अवतार भी था, लेकिन वह इसे तब तक नहीं निकालेंगे जब तक कि यह सबसे महत्वपूर्ण क्षण न हो। वह मूल रूप से इसे ट्रम्प कार्ड के रूप में रखना चाहता था, जिसे वह फाइनल में उपयोग करने में सक्षम हो सकता है। कौन जानता था कि पहला मैच इतना दयनीय होगा। पहले मैच ने ही उन्हें ऐसी दयनीय स्थिति में डाल दिया था। क्या आपको लगता है कि मैं आपको यह मौका दूंगा? ये ज़िवेन की आकृति बिजली की तरह थी, जो लगातार आसमान में चमकती रहती थी। हर बार जब वह भड़कता, तो वह ज़ू शोहुआ के और करीब आ जाता। लगभग एक पल में वह एक बार फिर ज़ू शोहुआ के सामने आ गया था। उसके पीछे एक वज्र श्रृंखला लगभग छिटक गई।
उसके पीछे पूंछ फैलाए हुए मयूर के समान था। कई वज्रपात एकाएक फूटे और एक ही क्षण में फूट पड़े। बूम! जू शोहुआ ने फिर से उड़ान भरी। उसकी छाती बुरी तरह क्षत विक्षत हो गई थी और वह नहीं जानता था कि वज्र की शक्ति से उसकी कितनी हड्डियां टूट गईं। वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने वास्तव में अपनी अंतिम ताकत नहीं निकाली थी। यह डेडली स्कॉलर इतना मजबूत है और वह निर्दयी है। वह निश्चित रूप से नर्म दिल वाला नहीं है। उसने जू शोहुआ को मार्शल आर्ट अवतार को एकीकृत करने का मौका नहीं दिया। किसी ने कहा। हर कोई स्पष्ट रूप से देख सकता था कि जू शोहुआ मार्शल आर्ट अवतार को एकीकृत करना चाहता था, लेकिन यह अचानक ये ज़िवेन से हार गया। ऐसी इच्छा को दृढ़ नहीं कहा जा सकता था, नहीं वह ऐसा व्यक्ति था जो क्रूर और निर्दयी होगा। सभी की नज़रों में जू शाओहुआ एक सैंडबैग बन गया था। लगातार ये ज़िवेन द्वारा आकाश में उड़ाया जा रहा था और वह उतर भी नहीं सकता था। यह बस डरावना था। ये ज़िवेन के पास एक कदम आगे होने का फायदा था और उसने अपनी गति का उपयोग इस लाभ को पूर्ण लाभ में बदलने के लिए किया। लगातार जू शाओहुआ को सैंडबैग के रूप में इस्तेमाल करते हुए उसे बीच हवा में लटका दिया। क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो? क्या तुम मेरी मार्शल आर्ट को अपंग नहीं करना चाहते थे? तो मुझे देखने दो। मैदान से ये ज़िवेन की अहंकारी आवाज़ गूंज उठी। उसकी आवाज़ कुछ सुकून भरी और सहज थी। जाहिर है, स्थिति पूरी तरह से उनके नियंत्रण में थी। ऐसे में उसे बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वास्तव में उसे अपनी पूरी ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं थी। जू शोवा ने पहल खो दी और अब पूरी तरह से सैंडबैग बन गया। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने अपने मार्शल डाओ अवतार का उपयोग भी नहीं किया है। यह देखकर कि वह हारने वाला था, जू शोहुआ पागलों की तरह दहाड़ने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। मूल रूप से उनकी अधिकांश उद्दंडता दूसरों को धोखा देने के लिए एक भेस थी। वो बहुत चालाक था, लेकिन अब उसका सारा घमंड ये शिवेन द्वारा पूरी तरह से हार गया था। वह केवल अपने वर्तमान मिजाज को व्यक्त करने के लिए लगातार दहाड़ सकता था। मैं भी आपका स्काईस्पिल वर्ल्ड का अवतार बनना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि कोई समय नहीं है। मेरे पास आप पर बर्बाद करने का समय नहीं है। ये ज़िवेन द्वारा जू शोहुआ को फिर से उड़ा देने के बाद ये ज़िवेन के हाथ में एक थंडर ड्रैगन हेल्बर्ट दिखाई दिया। उसने परशु को घुमाया। एक पल में अनगिनत बिजलियां अमर ज्योतियों की तरह फूट पड़ीं। एक पल में वे एक थंडर ड्रैगन में बदल गए और जू शोहुआ को जमकर घूरने लगे। बूम! जू शोहुआ का शरीर एक जोरदार धमाके के साथ बेरहमी से अखाड़े में पटक दिया। प्रभाव वास्तव में अखाड़े को टुकड़ों में बिखरने का कारण बना। यह ज्ञात होना चाहिए कि इस क्षेत्र को प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के वरिष्ठों द्वारा लगातार सुदृढ़ किया गया था। तीव्र लड़ाई ने अभी अखाड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, लेकिन अब अखाड़ा वास्तव में एक ही वार से टुकड़े टुकड़े हो गया था। इसे देखकर ही सभी को दांत दर्द महसूस हुआ। यदि वह उनके शरीर पर गिरता तो शायद उन्हें इतना दर्द होता कि वे मर जाना चाहते थे। हालांकि इस समय हर कोई जू शोहुआ पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसका शरीर पहले ही खून से लथपथ हो चुका था और काफी खून बह रहा था। ये ज़िवेन के थंडर ड्रैगन हेल्बर्ट ने उसे मजबूती से जमीन पर पटक दिया और वह स्वयं एक प्राचीन महान सम्राट की तरह मध्य हवा में खड़ा था। सबकी दृष्टि में वह अत्यंत भयानक था। इस व्यक्ति की थंडर डाउ साधना एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई है। कम से कम शाश्वत क्षेत्र में किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना लगभग मुश्किल है जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो सके। उससे आगे निकलने की तो बात ही छोड़ दें। द डेडली स्कॉलर, अब से उसका नाम भी प्रमुख ताकतों की सूची में एक नाम बन जाएगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जू शाओहुआ जैसी अद्वितीय हस्ती वास्तव में हार जाएगी। इसके अलावा वह इस तरह के लगभग अज्ञात व्यक्ति से हार गई थी। ये ज़िवेन ने कदम दर कदम शून्य पर कदम रखा और नीचे चली गईं। फिर वह जू शोहुआ की तरफ गया और थंडर ड्रैगन हेल्बर्ट को बाहर निकाला। आकाश से प्रकाश का एक पिंड उतरा और जू शोहुआ को दूर भेज दिया गया। इसमें कोई शक नहीं था कि ये ज़िवेन ने यह मैच जीत लिया था। जू शोहुआ के लिए वह अपनी चोटों को ठीक करने के लिए साइड में गया। एक शाश्वत दायरे के विशेषज्ञ के लिए जब तक कि वह वास्तव में अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मारता तब भी वह ठीक हो सकता था। बेशक उसकी जीवत्ता निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगी। उसके बाद उसे निश्चित रूप से बहुत सारे स्वर्गीय खजानों को फिर से भरने की आवश्यकता होगी। ये कोई समस्या नहीं थी जिसके बारे में ये शिवेन को चिंता करने की जरूरत थी। यह पहले से ही बहुत अच्छा था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को नहीं मारा। उसने देखा वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने वाले तीसरे व्यक्ति थे। उन्हें न तो अंतिम माना गया और न ही वे सबसे तेज थे। पहले व्यक्ति जी रेनवांग थे। उसने अभी भी महसूस किया कि यह व्यक्ति अथाह था। अब तक उसकी गहराई का वास्तव में पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। लगभग यही कहा जा सकता है कि उन्होंने पहला मैच बिना किसी दबाव के जीता था। यह एक शिवेन से भी आसान था। उनका प्रतिद्वंद्वी कॉपहेडन था। लाश हेडन ने पहले अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के लिए बहुत अधिक ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। वह अपने ताबूत से बाहर भी नहीं आया। हालांकि
जी रेनवांग के साथ लड़ाई में यह कहा जा सकता है कि उन्होंने सभी प्रकार के साधनों का उपयोग किया। उसने लाश राजा के सभी प्रकार के भयानक तरीकों का इस्तेमाल किया। आकाश और पृथ्वी बदल गए। हालांकि वह अभी भी जी रेनवांग द्वारा पूरी तरह से दबा हुआ था। ऐसा लगता था कि जी रेनवांग के पास शव परिवर्तन को दबाने के साधन और जादुई शक्ति थी। ये शिवेन की निगाहें देखकर उसके चेहरे पर कुछ अकथनीय मुस्कान दिखाई दी। हालांकि वे अलग अलग अखाड़ों से अलग थे, फिर भी एक दूसरे को देखने की मनाही नहीं थी। हालांकि यह स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए एक विशेषाधिकार था जो जल्दी समाप्त हो गए। जितनी जल्दी वे समाप्त करेंगे उतनी ही अधिक चीजें वे देख सकेंगे और वे उतनी ही अधिक उपयोगी होंगी। दूसरा कोई और नहीं बल्कि एओ चाओजोंग था। उनका प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि एओ चाओजोंग था। उसका विरोधी कोई और नहीं बल्कि वज्र की लकड़ी थी। दोनों में हाथापाई की जबरदस्त लड़ाई हुई। ये दोनों ऐसे अस्तित्व थे जिन्होंने अपने भौतिक शरीरों को चरम सीमा तक विकसित किया। एओ चाओजोंग स्वयं ड्रैगन कबीले के सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जो अपने भौतिक शरीर में विशिष्ट थे। डायमंड वुड भी बहुत कठोर लकड़ी थी। यह असाधारण था। एओ चाओजोंग की जीत के साथ दोनों के बीच लड़ाई समाप्त हो गई। हालांकि वो थोड़ा शर्मिंदा दिख रहा था। येजिवेन के अंतर्ज्ञान ने उसे बताया कि एओ चाओजोंग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। हालांकि डायमंड वुड शक्तिशाली था, लेकिन यह एओ चाओजोंग को अपनी असली ताकत का उपयोग करने के लिए मजबूर करने में असमर्थ था। हालांकि अब उन्हें सिरदर्द हो रहा था। उन्हें केवल तीसरा स्थान मिला था। केवल 2 लोग ही आखिरी राउंड जीतेंगे। ऐसा लग रहा था कि वह इसके बाद हार नहीं मान सकते। अन्य 2 लोगों के लिए जो अभी भी लड़ रहे थे, एक युवा कुनपेंग था और दूसरा युआन होंग था। दोनों अपने असली रूप में आ गए थे। एक बेहद भयानक पक्षी और एक हिंसक वानर के बीच लड़ाई जो आकाश और पृथ्वी में कहर बरपा सकती थी, लगातार रोमांचक थी। दोनों जातियां बहुत शक्तिशाली जातियां थीं। कहने की जरूरत नहीं है, कुनपेंग 10 महान शातिर पक्षियों का नेता और प्राचीन दानव गुरु का वंशज था। हालांकि युआन होंग का एक असाधारण मूल भी था। वह 4 प्राचीन अराजक बंदरों में से एक था। यह जाति बहुत शक्तिशाली थी। हालांकि वे संख्या में कम थे, फिर भी वे कमजोर नहीं थे। अब तक वह अपने प्रतिद्वंदी को परास्त नहीं कर पाए थे। दोनों पक्ष सबको चौंका देने के लिए काफी थे। युवा कुनपेंग अपने असली रूप में आ गया था, लेकिन उसने केवल थोड़े समय के लिए साधना की थी। हर कोई इसे देख सकता था। हालांकि अपनी असाधारण प्रतिभा के साथ वह पहले ही इस मुकाम तक पहुंच चुका था। दूसरी तरफ युआन होंग अपनी सबसे अच्छी स्थिति में नहीं थी। यह सिर्फ एक क्लोन था, इसलिए यह लड़ाई विशेष रूप से दिलचस्प थी। दूसरी तरफ ये वुडी और फैंग जिहाओ के बीच लड़ाई जोरों पर थी। दोनों मूल रूप से एक दूसरे से रंजिश रखते थे। सभी ने सोचा था कि येशिवेन नहीं आई थी, इसलिए येजिवेन के अच्छे भाई को येजिवेन का प्रतिनिधि माना गया था और अब उसे पहले मैच में फैंग जिहाओ के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार किया गया था। यह कहना मुश्किल था कि क्या कुछ गड़बड़ चल रहा था। स्पष्ट रूप से प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र बहुत आश्वस्त था कि वे पहली लड़ाई में ये वुडी को हरा सकते थे। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि ये वुडी से निपटना इतना अधिक कठिन होगा जितना उन्होंने कल्पना की थी। ये वुडी हाल ही में एक देवता बन गया था और फैंग जिहाओ हजारों साल पहले एक देवता बन गया था। दोनों समान स्तर पर नहीं थे। अब जब वे उसे हरा नहीं सके तो ये वुडी स्वाभाविक रूप से चिंतित हो गए। लड़ाई और भी तेज हो गई। ये वुडी थोड़ी नुकसान में थी। हजारों वर्षों की खेती ने फैंग जिहाओ को थोड़ा लाभ दिया। येजिवेन उपहास किए बिना नहीं रह सकी। अगर उसने अपने असली रूप के साथ इस लड़ाई में भाग लिया होता तो फैंग जिहाओ से लड़ने वाला ये वुडी नहीं बल्कि खुद होता। हालांकि दोनों अभी भी लड़ रहे थे। अंत में जीत किसकी होगी यह कहना मुश्किल था। दोनों पक्षों के बीच ताकत में कोई स्पष्ट अंतर नहीं था। दोनों पक्षों की विरासत अत्यंत प्रभावशाली थी। प्राचीन फीनिक्स दायरे से फैंग जिहाओ की विरासत फीनिक्स पूर्वज के युग से कभी नहीं टूटी थी। ये वुडी भी बुरा नहीं था। उनकी विभिन्न तकनीकों में प्राचीन दानव सम्राट की छाया थी। किसी भी पक्ष ने रास्ता नहीं दिया। येजिवेन ने कुछ देर तक देखा और हंसे बिना नहीं रह सकी। यह आदमी वास्तव में किसी और को एक कदम पत्थर, एक मट्ठा के रूप में उपयोग कर रहा है। उसने आखिरकार देखा कि ये वुडी भी फैंग जिहाओ को एक सान के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा था। अन्य लोग ये वुडी को नहीं समझ सकते, लेकिन उसने समझा। यह थोड़ा दिलचस्प था। फैंग जिहाओ की हजारों वर्षों की खेती की तुलना में ये वुडी के कौशल निस्संदेह बहुत कमजोर थे। वे समान स्तर के भी नहीं थे, लेकिन ये वुडी फैंग जिहाओ से लड़ सकता था। उसके लिए घाटे में रहना सामान्य बात थी। फैंग जिहाओ, जिनके अपनी पीढ़ी में कुछ विरोधी थे, ये वुडी के लिए कुछ नहीं कर सके। वह अपने आप में समस्या थी। लेकिन फैंग जिहाओ की तुलना में ये वुडी का सबसे बड़ा फायदा यह था कि वह लंबे समय से खेती नहीं कर रहे थे, इसलिए उनके पास सुधार की काफी गुंजाइश थी। थोड़े ही समय में यह देखा जा सकता था कि फैंग जिहाओ ने ज्यादा प्रगति नहीं की थी, लेकिन ये वुडी लगातार मजबूत हो रहा था। उसकी ताकत भी धीरे धीरे बढ़ रही थी।
यह उलटफेर की गति थी। अब केवल दोनों पक्षों ने विजेता का फैसला नहीं किया था, लेकिन जल्द ही सबसे पहले युआन होंग और कुनपेंग का फैसला किया गया। दोनों भयंकर जानवर थे, एक बार जब वे लड़े तो आसमान गिर जाएगा और धरती फट जाएगी। लेकिन अंत में युआन होंग की जीत हुई। कुनपेंग की वंशावली बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन उम्र के मामले में यह युआन होंग की उम्र का एक अंश भी नहीं थी। अनुभव में भी भारी अंतर था। यह तथ्य कि जियो चेन अब तक बने रहने में सक्षम था, पहले ही कई लोगों को चौंका चुका था। यह विशेष रूप से युआन होंग के लिए ऐसा था, जिसके चेहरे पर एक बदसूरत अभिव्यक्ति थी। एक जूनियर के खिलाफ जियो चेन ने वास्तव में उसे केवल एक चाल से हरा दिया था। हालांकि यह उसका असली शरीर नहीं था, फिर भी यह काफी शर्मनाक था। कम से कम उसके लिए तो ऐसा ही था। वह केवल एक चाल से जीता। अगर वे मौत से लड़े तो परिणाम कहना मुश्किल होगा। इस स्थिति से भी सभी अच्छी तरह वाकिफ थे। इसलिए भले ही कुनपेंग हार गया था, फिर भी हर कोई उसके बारे में बहुत सोचता था। वह बहुत छोटा था, भले ही उसका विरोधी उसका वास्तविक शरीर न हो, यह कोई अपमान की बात नहीं थी। इसके अलावा अगर उसे दसियों हजार साल दिए गए तो यह कहना मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा। दूसरी ओर युवा कुनपेंग में बहुत अधिक भावनाएं नहीं थीं। जब से उसे पता चला कि एक शिवन आ गया है, उसने अपनी चिंता छोड़ दी थी। उसके पास बहुत अधिक विचार नहीं थे और उसने जोर नहीं दिया। अन्यथा वह निश्चित रूप से युआन होंग के साथ मौत से लड़ेगा। अब जीत हार उसकी पहली चिंता नहीं रह गई थी। युवा कुनपेंग के हारने के बाद सभी की निगाहें आखिरी मैच पर टिकी थीं। ये वुडी और फैंग जिहाओ के बीच लड़ाई और भी तीव्र चरण में प्रवेश कर चुकी थी। तो वुडी ने युद्ध के अनुभव को आत्मसात करना जारी रखा। शायद उसने इस स्तर के कई विशेषज्ञों से लड़ाई नहीं की थी, इसलिए वह पहले नुकसान में था। हालांकि वह बहुत तेजी से सुधार कर रहा था, नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से। जब सभी ने सोचा कि दोनों के बीच लड़ाई जारी रहेगी, अचानक ये वुडी के शरीर से एक घंटी बजी, जिसने तुरंत तैयार न किए गए फैंग जिहाओ को हरा दिया। सब दंग रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये वुडी फैंग जिहाओ को इस तरह हरा देंगे। वह घंटी बजती है, क्या यह पूर्वी सम्राट बेल हो सकती है? किसी ने हौंफते हुए कहा। अफवाह यह थी कि किसी ने वास्तव में पूर्वी सम्राट बेल का इस्तेमाल किया था। यही कारण है कि प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय की बहाली इतनी सहज थी, और क्यों इतने सारे प्राचीन कबीलों और शक्तियों ने प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय के अस्तित्व को स्वीकार किया। हालांकि यह केवल एक किंवदंती थी, वास्तव में इसे किसी ने नहीं देखा था। इसके अलावा किसी ने नहीं सोचा था कि ये वुडी वास्तव में पूर्वी सम्राट बेल को बाहर लाएंगे। यह प्राचीन स्वर्गीय दरबार का एक महत्वपूर्ण खजाना था और इसे प्राचीन स्वर्गीय दरबार की गहराई में होना चाहिए। अगर इसे यहाँ इस्तेमाल किया जाता तो यह बहुत बेकार होता। यह मुर्गे को मारने के लिए हथौड़े के इस्तेमाल जैसा था। ऐसा नहीं हो सकता। इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए वह पूर्वी सम्राट बेल भी लाया था। क्या उसे डर नहीं है कि प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र इसे ले जाएगा? किसी ने चुपचाप कहा। स्वर्ग और पृथ्वी में पूर्वी सम्राट बेल की प्रसिद्धि का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हालांकि यह बहुत पहले गायब हो गया था, इसलिए बहुत से लोगों ने इसके बारे में केवल सुना था और इसे पहले कभी नहीं देखा था। बाद में ऐसी कई ताकतें थीं जो लोगों को ठगने के लिए प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय के नाम का इस्तेमाल करती थीं। हालांकि इनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनके पास सबसे महत्वपूर्ण पूर्वी सम्राट बेल नहीं थी। हालांकि कोई नहीं जानता था कि उन्होंने कहां से विरासत में थोड़ा सा प्राप्त किया था, वे सभी की पहचान प्राप्त करने में असमर्थ थे। पूर्वी सम्राट बेल ने ये वुडी की प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय के स्वामी के रूप में तेजी से पहचान में एक बड़ी भूमिका निभाई। नहीं, यह सही नहीं है। वह पूर्वी सम्राट बेल नहीं है। यह पूर्वी सम्राट बेल द्वारा संघनित एक तावीज़ है। इसमें पूर्वी सम्राट बेल की शक्ति का एक हिस्सा है, लेकिन यह वास्तविक पूर्वी सम्राट बेल नहीं है। फैंग नांटियन ने अफसोस के साथ कहा। अभी युद्ध का परिणाम तय किया गया था। उसकी पहली प्रतिक्रिया फैंग जिहाओ की चोटों की जांच करने के लिए नहीं थी, बल्कि ये वुडी की स्थिति की जांच करने के लिए थी। यह पूर्वी सम्राट बेल था। इससे कौन नहीं लुभाएगा? पूर्वी सम्राट बेल की शक्ति असीम थी। यदि यह डाउटूल अन्य स्थानों पर जाना चाहता है तो इसे कौन रोक पाएगा? हालांकि यह प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र था। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र में किसी को भी रोकना असंभव नहीं था। विभिन्न गुप्त तकनीकों का उपयोग करके पूर्वी सम्राट बेल को रखना अभी भी संभव था। पूर्वी सम्राट बेल के महत्व का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि प्राचीन फीनिक्स दायरे में एक और कबीला रखवाली करने वाला खजाना हो सकता है, तो प्राचीन फीनिक्स दायरे का भाग्य बहुत बढ़ जाएगा। प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र को नीचे से देखने का साहस कौन करेगा? सम्राट वंश, जी परिवार इतना शक्तिशाली होने का कारण यह था कि उनके पास बहुत सारे दाव उपकरण थे। उनके पास इतने सारे सम्राट थे जो अन्य शक्तियों से बहुत आगे थे। मार्शल संप्रदाय के इतने शक्तिशाली होने का कारण यह भी था कि उनके पास 2 सर्वोच्च दाव उपकरण थे। ये मिसालें थीं।
भले ही अंत में उनका प्राचीन स्वर्गीय न्यायालय से झगड़ा हो गया हो तो क्या। डाओ उपकरणों के बिना प्राचीन स्वर्गीय दरबार एक दंतहीन बाग था। उसे डरने की कोई बात नहीं थी। दुर्भाग्य से अंत में उसने यह भी देखा कि ये वुडी केवल पूर्वी सम्राट बेलवेव का तावीज लाया था। इसे तुरुप का इक्का माना जाता था, लेकिन इसमें पूर्वी सम्राट बेल नहीं थी जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था। ये वुडी में अभी भी बुनियादी तार्किकता थी। उन्होंने अपनी तार्किकता नहीं खोई। कितने अफसोस की बात है। हालांकि यह फैंग जिहाओ हार गया था। वह इस शापित ये वुडी से हार गया था। अगली बार ये वुडी को जी रेनवांग से निपटने दें, फैंग नांटियन ने आदेश दिया। जैसा कि ये जिवेन ने अनुमान लगाया था, इतना महत्वपूर्ण मामला फैंग नांटियन इसे अपने नियंत्रण से बाहर कैसे होने दे सकते थे। सब कुछ उसके नियंत्रण में था। इन तीनों चक्रों के विरोधी भी उसके वश में थे। अन्यथा ये वुडी और फैंग जिहाओ इतने संयोग से कैसे मिल सकते थे। वह चाहता था कि फैंग जिहाओ ये वुडी को सबक सिखाए। उसी समय उनकी राय में ये वुडी, जिसने सबसे कम समय के लिए खेती की थी, से निपटना सबसे आसान लग रहा था। भले ही ये वुडी की पृष्ठभूमि छोटी नहीं थी, लेकिन हमेशा मजबूत और कमजोर रहे। यहाँ तक खुरमा भी उठाना पड़ता था। कौन जानता था कि ये वुडी के पास वास्तव में ऐसा तुरुप का इक्का था। वह पहले ही एक बार अपने तुरुप के पत्ते का उपयोग कर चुका है। मुझे विश्वास नहीं होता है कि वह जी रेनवांग को फिर से हरा सकता है। ये वुडी की विरासत कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि जी रेनवांग की विरासत मार्शल संप्रदाय की विरासत से थोड़ी भी कम नहीं है। यहाँ तक हमारे प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र को भी तिरछा देखना होगा, फैंग नांटियन ने ठंडेपन से कहा। पहला राउंड समाप्त होने के बाद कुछ देर के लिए ब्रेक लिया गया। फिर अंत में दूसरा दौर शुरू हुआ। ये जीवेन समस्या से वाकिफ थी। सामान्य परिस्थितियों में प्रत्येक दौर तुरंत शुरू होना चाहिए। इस मामले में दौर जितना पहले समाप्त होगा, नुकसान उतना ही कम होगा और यह उतना ही अधिक लागत प्रभावी होगा। हालांकि पहले दौर ने ऐसा नहीं किया। वह कारण का अनुमान भी लगा सकता था। यह फैंग जिहाओ के कारण था। फैंग जिहाओ न केवल खत्म करने वाले अंतिम व्यक्ति थे, बल्कि पूर्वी सम्राट बेल के ताबीज कठपुतली द्वारा उन्हें गंभीर रूप से घायल भी किया गया था। यह फैंग जिहाओ के लिए समय खरीदने के लिए था। हालांकि ये शिवेन ने इसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि उसे शीर्ष पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। हुआ मैंधान को ले जाने से उसे कोई नहीं रोक सकता था। जल्द ही उनके दूसरे प्रतिद्वंद्वी को टेलीपोर्ट कर दिया गया। यह शख्स कोई और नहीं बल्कि लाश छिपाई गई थी। एक अत्यंत गहरे रंग के ताबीज से एक ताबूत को उकेरा गया था। यह एक बहुत ही अजीब यिन क्यूई से निकल रहा था। एक पल में अनगिनत यिन क्यूई स्वर्ग और पृथ्वी के बीच से निकल आए। ये सभी यिन क्यूई उभरे और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के पूरे स्थान को ढक लिया। एक फ्लैश में एक और डोमेन का विस्तार हुआ और छिपी हुई लाश की ताकत अचानक भड़क उठी। ऐसा लग रहा था कि पहला राउंड हारने के बाद छिपी हुई लाश अब और इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए वह इस दौर को जीतना चाहते थे। आप जैसा मरा हुआ आदमी भी जीवनसाथी के लिए मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की चैंपियनशिप के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहता है। क्या मजाक है, ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। उन पर इन लोगों का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उन्हें उससे निपटने के लिए मजबूर किया गया था या नहीं। उनका भी उन पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। आखिर हुआ मैंधान उनकी पत्नी थी। यह एक सर्वविदित तथ्य था। प्राचीन फीनिक्स वर्ल्ड उसके साथ खत्म हो गया था, तो यह उनका अपना व्यवसाय था। हालांकि इन लोगों ने इस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेकर उन्हें साफ तौर पर नजरअंदाज कर दिया था। क्लैटर क्लैटर, पलक झपकते ही मकड़ी के रेशम की तरह ताबूत से जंजीरें निकली, जो तुरंत आकाश में एक विशाल जाल बन गईं। यह असीम था और ऐसा लग रहा था जैसे यह सब कुछ बंद करने जा रहा है। यह सबसे भयानक हिस्सा था। यह बड़ा जाल बेहोशी से महान दाव के अनुरूप था। यह ग्रेट दाव के साथ प्रतिध्वनित हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे ये एक शिवेन को एक पल में सील कर देगा। अभी तक बाहर नहीं आ रहे हैं, अपना सिर छिपा रहे हैं, लेकिन अपनी पूंछ दिखा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? ये जिवेन जोर से चिल्लाए। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसके शरीर से अनगिनत वज्रपातों की शक्ति निकली। उसके चारों ओर गड़गड़ाहट और बिजली का एक समुद्र बन गया। थंडर ड्रैगन परशु उसके हाथ में दिखाई दिया और उसने आकाश की ओर बमबारी की। टकराना, ये जिवेन का थंडर ड्रैगन हेलबर्ड उन जंजीरों से बुरी तरह टकराया और उन जंजीरों को मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। आकाश टुकड़ों में बिखर गया। ऐसा लग रहा था जैसे यह अचानक उल्टा हो गया हो और अखाड़े की सभी दिशाओं में दरारें फैल गईं। ये जिवेन की आकृति आकाश में लगातार चमकती रही। फिर वह ताबूत की ओर फिसल गया। ताबूत में छिपी लाश ने चकमा देने की कोशिश नहीं की। बजना, हिंसक टक्कर की आवाज सुनाई दी। थंडर ड्रैगन हेलबर्ड और ताबूत टकरा गए और सभी दिशाओं में चिंगारियां फूट पड़ीं। कहने की आवश्यकता नहीं है, ये जिवेन के हाथ में थंडर ड्रैगन हेलबर्ड एक मध्य श्रेणी का दिव्य उपकरण था। बहुत अच्छा था। विशेष रूप से यह उनकी गड़गड़ाहट तकनीक का पूरक था।
यह एक दूसरे के पूरक थे और इसकी शक्ति दोगुनी हो गई थी। हालांकि यह ताबूत को दो हिस्सों में विभाजित करने में विफल रहा था। इस ताबूत के बारे में कुछ अजीब है। ये ज़िवेन को तुरंत एहसास हुआ कि इस ताबूत में कोई बड़ी समस्या हो सकती है। फिर उसने देखा कि एक तेज पंजा ताबूत से मौके पर निकल रहा है। इसके बाद इसने बेहद तेज गति से येकशिवेन की ओर जमकर प्रहार किया। वास्तव में यह सीधे उसके हृदय की ओर जा रहा था। शुआ, एक जोर की आवाज सुनाई दी और एक अजीब तेज पंजा अचानक शून्य में दिखाई दिया। यह ताबूत से बाहर निकला और सीधे येकशिवेन की छाती को पकड़ लिया। आपका दिल मेरा है। चारों ओर एक कर्कश और नीची आवाज अचानक फूट पड़ी। तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम्हारे हुए व्यक्ति के रूप में बहुत दूर हो। ये ज़िवेन अचानक बाहर निकल आया। उसने इससे परहेज नहीं किया बल्कि इसका सामना किया। उसके पीछे गड़गड़ाहट की एक अंतहीन शक्ति अचानक टूट गई और यिन क्यूई तुरंत धराशायी हो गई। थंडर ड्रैगन हेल्बर्ड उसके हाथ में दिखाई दिया और यह सीधे उस बड़े हाथ की ओर जा गिरा जो उसे पकड़ रहा था। टकराना, टक्कर की तेज आवाज हुई। येकशिवेन ने महत्वपूर्ण क्षण में इस तेज पंजे को अवरुद्ध कर दिया। वहीं उसके हाथ में थंडर ड्रैगन हेल्बर्ड ने उसे ब्लॉक कर दिया। आकाशगंगा बिखर गई और दुनिया उल्टी लग रही थी। और इस समय ये ज़िवेन पहले ही स्थिति का फायदा उठा चुकी थी और इस ताबूत के सामने भाग गई। गति इतनी तेज थी कि स्थान भी विकृत हो गया। अखाड़े के बाहर के कुछ कमजोर लोग अपने दिव्य विचारों का जबरन उपयोग करके अभी अभी आंदोलनों की श्रृंखला निकालना चाहते थे, लेकिन उन्हें खून की उल्टी करने की इच्छा थी। इस तरह की शक्ति और कानूनों का उपयोग पूरी तरह से उस सीमा को पार कर गया जो वे सहन कर सकते थे। इसने लगभग तुरंत उनके शरीर में जादुई शक्ति को बाधित कर दिया, जिससे उनके शरीर में जादुई शक्ति निडर हो गई। उन्हें लगा जैसे वे पागल हो जा रहे हैं। इतनी तेजी से मैं बिल्कुल भी नहीं रख सकता। यह किस तरह की गति तकनीक है? यह बहुत तेज है, किसी ने उसके मुंह के कोने से खून के छींटे के साथ कहा। कुछ लोगों ने येकशिवेन को डरावनी दृष्टि से देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि येकशिवेन की गति इतनी तेज होगी। पिछले गेम में उन्होंने जो देखा उससे यह बिल्कुल अलग था। जो लोग वज्र तकनीक का अभ्यास करते थे वे अक्सर बहुत तेज होते थे। इस बारे में वे सभी बहुत स्पष्ट थे। यह पहले से ही एक सम्मेलन था। जो लोग गड़गड़ाहट की तकनीक का अभ्यास करते थे वे अक्सर बहुत तेज होते थे। पिछले गेम में ये ज़िवेन की गति पहले से ही बहुत तेज थी। यह लगभग कहा जा सकता है कि उसने ज़ू शोहुआ को पूरी तरह से दबा दिया था, लेकिन इस समय की तुलना में यह केवल महत्वहीन था। सभी ने सोचा कि यह येकशिवेन की सीमा थी। आखिरकार आखिरी लड़ाई में ये ज़िवेन ने मांस और आत्मा की भयानक खेती दिखाई और ज़ू शोहुआ को पूरी तरह से कुचल दिया। किसने सोचा होगा कि यह सीमा से बहुत दूर था, लेकिन ये ज़िवेन ने खुद को रोक लिया था। मैंने इस तरह की गति तकनीक पहले कभी नहीं देखी। यह बहुत तेज है। मैं बिजली की विशेषता से संबंधित आंदोलन तकनीकों के बारे में कुछ जानता हूं, लेकिन मैंने इसे पहले क्यों नहीं देखा? क्या यह एक और छिपी हुई शक्ति हो सकती है जो दुनिया में प्रकट नहीं हुई है? और भी प्राचीन देवता थे जो पूरी तरह से हैरान थे। यहाँ तक कि अनुभवी और ज्ञानी प्राचीन पुरावशेषों ने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना था। यह स्पष्ट था कि आंदोलन की यह तकनीक वास्तव में अत्यंत दुर्लभ थी। कई पुराने समय के लोग चौंक गए थे। इस बीच ये ज़िवेन ने पहले ही अपना हमला शुरू कर दिया था। उसके हाथ में गड़गड़ाहट वाला ड्रैगन हल्बर्ड शून्य में आश्चर्यजनक शक्ति के साथ फूट पड़ा। यह एक लंबे अजगर में तब्दील हो गया और सीधे ताबूत पर बमबारी की। बिजली की शक्ति ताबूत की सतह पर फैल गई, जैसे कि वह ताबूत के लिए कुछ भी करने में असमर्थ थी। किसने सोचा होगा कि बिजली की शक्ति वास्तव में बिजली की गति से ताबूत की दरारों के माध्यम से दौड़ेगी, एक बार फिर एक लंबे बिजली के अजगर का निर्माण करेगी और हिंसक रूप से विस्फोट करेगी। गड़गड़ाहट, ताबूत के अंदर से जोरदार धमाका हुआ। यह एक भयानक विस्फोट था और ताबूत अचानक खुल गया, जिससे अंदर एक आकृति दिखाई दे रही थी। उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था, मानो बिजली की चपेट में आ गया हो और आग से झुलस गया हो। हर कोई हक्का बक्का रह गया। किसी ने नहीं सोचा था कि ये ज़िवेन वास्तव में ताबूत को तोड़ने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करेगी। यह तरीका जी रेनवांग के ताबूत को तोड़ने के तरीके से बिल्कुल अलग था। यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक की अपनी खूबियां थीं, लेकिन लड़ाई के दौरान ये ज़िवेन के साहसिक और कल्पनाशील विचारों ने उन्हें पूरी तरह से झकझोर दिया था। इस समय येकशिवेन ने आखिरकार इस छिपी हुई लाश के रूप को देखा। यह एक आदमी था जो लगभग 30 साल का लग रहा था। वह लंबा था और उसके शरीर के चारों ओर एक अत्यंत शक्तिशाली आभा थी। वह नहीं जानता था कि वह अपने जीवन काल में कहां से आया था, लेकिन वह बहुत भयानक था। आपने मुझे ताबूत खोलने के लिए मजबूर करने का साहस किया, लाश ने ठंडेपन से कहा और उसका स्वर क्रोध से भर गया। तो क्या तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी तुम्हारे कछुए के खोल को नहीं तोड़ सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अंदर छुपकर अहंकारी और निरंकुश हो सकते हो? ये ज़िवेन ने ठंडेपन से कहा और उसकी आत्मा धमकी दे रही थी।
इस समय सभी के दिलों में उनकी छवि एक दबंग युवा नायक की थी। आप मौत को दावत दे रहे हैं। छिपी हुई लाश धीमी आवाज में दहाड़ी। फिर उसकी आकृति येज़िवेन की ओर झपटी जैसे एक क्रूर बाघ अपने शिकार पर झपटता है। वह तुरंत येज़िवेन को मारने के लिए उसकी ओर झपटा। वह अपने साथ धरती को चकनाचूर कर देने वाली मृत ऊर्जा और एक अत्यंत दुर्जेय शक्ति लेकर आया। इस समय येज़िवेन ने सीधे झिलमिलाते थंडर स्टेप्स का इस्तेमाल किया और एक फ्लैश में उसकी चाल फुर्तीली और ईथर थी और कोई नहीं जानता था कि वह आगे कहाँ दिखाई देगा। बूम बूम बूम। लाश ने सभी प्रकार के तरीकों का इस्तेमाल किया, लेकिन येज़िवेन के साथ कुछ भी करने में असमर्थ थी। उसकी हरकत हमेशा हवा में रहती थी और वह येज़िवेन को पकड़ने में पूरी तरह से असमर्थ था। यह किस प्रकार की चपलता तकनीक है। लाश गुस्से में थी और येज़िवेन को पकड़ने में असमर्थ थी, जिससे उसे अपमानित महसूस हुआ। मेरे लिए मरो, मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे पास किस तरह की चपलता तकनीक है, मेरे सामने तुम मर जाओगे। लाश दहाड़ती है और उसके हाथ मुट्ठी में घनीभूत हो जाते हैं और सीधे बाहर निकल जाते हैं। मुट्ठी का इरादा घनीभूत हो गया और सभी प्रकार की अजीब घटनाओं में बदल गया और तुरंत एक उल्टी दुनिया दिखाई दी। यह दुनिया अंतहीन लाश क्यूई से भरी हुई थी और ज़ॉम्बीज़ बड़े पैमाने पर चल रहे थे और येज़िवेन को कवर करते हुए तुरंत बाहर की ओर फैल गए। लाशों की दुनिया उतरती है। लाश की भयानक जादुई शक्ति एक भयानक दुनिया में बदल गई और यह दुनिया उसके द्वारा घनीभूत हो गई। यह संसार उसका अधिकार क्षेत्र था और रास्ते में उसने कितने शक्तिशाली विरोधियों को खा लिया था और वे पराजित विरोधी भी उसकी लाश दुनिया के लिए पोषण बन गए। उसकी लाश दुनिया का पोषण कर रहे थे, इसे और भी भयानक बना रहे थे। मौत को दावत देते हुए एक मरा हुआ आदमी पलटवार करना चाहता है। तू ज़िवेन जोर से चिल्लाया। उसकी हथेलियां अचानक से अलग हो गईं और उसकी उंगलियों के बीच के अंतराल से गड़गड़ाहट की जंजीरें निकलीं। वे एक भयानक हमले में बदल गए और लाशों की दुनिया में विस्फोट हो गया। बूम। दो अंतिम कौशल जमकर टकराए और अराजकता में लाश क्यूई और गड़गड़ाहट की शक्ति हर जगह फैल गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह अज्ञात जीवन चोरी करने वाला विद्वान इतना अत्याचारी होगा। ज़ू शोहुआ को हराना निश्चित रूप से एक अस्थायी नहीं है और यहाँ तक लाश का सामना करना भी, वह नुकसान में नहीं है। उसने खुद को इतनी गहराई से छुपाया है। मैंने मूल रूप से सोचा था कि लाश की ताकत सबसे मजबूत नहीं थी, लेकिन कम से कम सर्वश्रेष्ठ में से एक थी। बस उसने बेहद भयानक जीरेन वांग का सामना किया था, लेकिन जीरेन वांग के अलावा उसे सबसे मजबूत होना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? सोचा है कि यह जीवन चोरी करने वाला विद्वान भी नहीं है उसके लिए मैच। टकराना। अंतहीन तूफान के बीच लाश को उल्टा उड़ते हुए भेजा गया था और उसके मुंह के कोने पर खून बहने से नहीं रुक सका। उसकी छाती झुलसी हुई काली थी और उसका मांस फटा हुआ था और खून बह रहा था। यह लड़ाई का नतीजा तय किया गया है और लाश वास्तव में नुकसान में है। क्लाउड प्लेटफॉर्म पर प्राचीन फीनिक्स क्षेत्र के कुछ बड़े शॉट्स ने इस दृश्य को देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। द लाइफ स्टीलिंग स्कॉलर, एक ऐसा नाम जो पहले कभी नहीं सुना गया था, जो उसने दिखाया था उससे कहीं अधिक मजबूत था। लाश दहाड़ती है और एक हरे रंग के चेहरे और नुकीले के साथ एक ज़ोंबी का असली रूप प्रकट करती है। वह एक साधारण ज़ोंबी से अलग था और लाश का जन्म और पालन पोषण पृथ्वी द्वारा किया गया था, लेकिन उसे एक मानव द्वारा पाला गया था। उसने अभी भी अपने पिछले जीवन की कई यादों को बरकरार रखा है, इसलिए अधिकांश समय जब वह जीवित था उससे अलग नहीं था, लेकिन केवल इस समय वह एक ज़ोंबी के रूप में अपना असली रूप प्रकट करेगा। बीच हवा में उसने एक पैर से शून्य को तोड़ दिया और अपने शरीर को स्थिर कर लिया और तुरंत एक पलटवार शुरू किया जो येज़िवेन को मौके पर ही मारने का इरादा रखता था। उसका कद लंबा था और उसने बड़ी ताकत से अपनी मुट्ठियां मारी। यह बहुत भयानक था और मुट्ठी की ऊर्जा ने अंतरिक्ष को विकृत कर दिया, इसे लाश की दुनिया में बदल दिया और सब कुछ खा लिया। येज़िवेन जरा भी कमतर नहीं थी। उसने भी अपने घूंसे उड़ाए और जैसे को तैसा दिया और नहीं दिया। इस समय सभी ने आखिरकार इन दो लोगों के बीच टकराव देखा। यह बहुत ही भयानक था और इन दो लोगों की मुट्ठी ऊर्जा टकरा गई और इसने सीधे आकाश में मकड़ी जाल जैसी दरार पैदा कर दी और एक पल में पूरे अखाड़े में फैल गई। यह बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन सबसे भयानक बात यह थी कि यह केवल शुद्ध शक्ति का टकराव था। इन दोनों लोगों की शक्ति का नियंत्रण इस हमले में चरम सीमा पर पहुंच गया था और बाहर नहीं निकला था। इसके बजाय उन्होंने एक दूसरे के शरीर पर बमबारी की। थम्प थम्प थम्प। कोई पीछे हट गया और यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लाश थी। वह बार बार पीछे हट गया। येज़िवेन के साथ इस टकराव में उसे एक बड़ा नुकसान हुआ था और एक बड़ा नुकसान हुआ था। गड़गड़ाहट और बिजली की चमक उसके दाहिने हाथ के चारों ओर घाव हो गई और एक वज्रपात अजगर का रूप ले लिया और काटने के लिए सीधे उसके सिर की ओर दौड़ा। उसकी पूरी बाँह एक पल में जलकर काली हो गई थी और येज़िवेन की वज्र शक्ति के प्रभाव से निगल गई थी। थंडर ड्रैगन को उसकी ओर बढ़ने से रोकने के लिए लाश ने लगभग तुरंत उसकी बाँह काट दी। खून टपकता रहा और उसे बड़ा नुकसान हुआ था। येज़िवेन को घूरते हुए उसकी आंखें लाल हो गई थीं।
येज़िवेन का शरीर भी लाशों की ऊर्जा से प्रचन्न था, लेकिन लाशों की यह ऊर्जा वास्तव में येज़िवेन के शरीर को बिल्कुल भी ढक नहीं सकती थी। येज़िवेन के शरीर पर गड़गड़ाहट की शक्ति अत्यधिक यांग थी, और यह इस चरम यिन और दुष्ट ऊर्जा की दास्ता थी। इसने इस शव ऊर्जा को पूरी तरह से रोक दिया था। लाश ने येज़िवेन को देखा और अपनी मर्जी से हमला करने की हिम्मत नहीं की। अभी अभी हुए हमले ने उसे अपने सामने इस आदमी के आतंक को भली भांति समझ लिया था। उसकी मार्शल शक्ति अथाह गहरी थी, और वह यह भी महसूस कर सकता था कि उसके सामने जो ताकत थी वह निश्चित रूप से इस आदमी की निचली रेखा नहीं थी। वह अनिच्छुक था, वह सब कुछ कर चुका था, लेकिन विरोधी ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल भी नहीं किया था। यह बस एक तरह का अपमान था। इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि एक शिवेन की शक्ति ने उसकी खुद की शक्ति को पूरी तरह से रोक दिया था। हालांकि यह कहा जाता था कि एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद किसी की शक्ति पर पूरी तरह से लगाम लगाना मुश्किल होता है। चरम यिन की शक्ति चरम यांग की शक्ति को भी नियंत्रित कर सकती है, लेकिन इस प्रकार की विशेषता संयम अभी भी मौजूद है। वो प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह से नजरअंदाज करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था, क्योंकि एक शिवेन भी बहुत मजबूत थी। उसने एक शिवेन को देखा और ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में अनगिनत साजिशें चमक रही थीं। अंत में वह केवल अपने दांत भींच सकता था और कुछ शब्द उगल सकता था। मैं हार मानता हूं। अचानक हड़कंप मच गया।